हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीनी 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग शुरू करने वाले हैं एक चैप्टर को जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। यानी हम हमारी आखिरी यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट यूनिट हमें पढ़नी है। यहां पर सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ही है। इसके बाद दो चुटुर पुटुर छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं, जस्ट लाइक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इनफैक्ट उससे भी छोटे चैप्टर्स आते हैं, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर हमारा सिलेबस रैप हो रहा होगा और हम अच्छे तरीके से अपने रिवीजन को फिर प्रॉपर टाइम दे पा रहे होंगे, प्रैक्टिस को पूरा टाइम दे पा रहे होंगे। मैं जो शीट प्रोवाइड करूंगा उसको आप लोगों को सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से नीट को एकदम चीर के रख देना है मेरे भाई, जिससे कि हम लोग फिर रिजल्ट सेलिब्रेशन पर मिलें और बहुत तगड़ी सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा, अब छोटी सी बात है, आप लोग बहुत भोले हो, है ना। भोले इसीलिए हो क्योंकि गधा मैं बोल नहीं सकता, इसीलिए मैं भोला बोल दे रहा हूं भाई। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि माइक्रोब्स का एक सेशन मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा, तो माइक्रोब्स का जो सेशन है बायो फर्टिलाइजर वाला, एज वेल एज आपका माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर पढ़ेंगे एंड बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ेंगे। ये नहीं आया तो जाहिर सी बात है आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम छोड़ के भाग जाऊंगा तुमको जाहिर सी बात है, अगर माइक्रोब्स नहीं आया है, लास्ट सेशन रिकॉर्डेड था, तो आज कल में डल जाएगा, आज रात को डल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये वाली बात आपकी डन हो गई। यहां पर आज आपको मैं ये सेशन दे दूंगा। मेरी तबियत थोड़ी सी खराब चल रही थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। मैं अपनी क्लासेस ले पा रहा हूं, वही बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं अपनी क्लास के बाद, इस 3 बजे वाली क्लास के पश्चात मेरी एक और क्लास है। 6 बजे जब मैं फ्री हो जाऊंगा, 6:15 बजे एक चाय पी करके, चाय की चुस्की लेकर के मैं इस माइक्रोव वाले सेशन के चिथड़े उड़ा दूंगा और आप तक ये वीडियो 8-9 बजे, जितने बजे भी पहुंचनी होगी पहुंच जाएगी। आज आपका ये जो है ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रैप मान लेंगे हम इसको, बहुत बढ़िया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कल जो है आप लोगों ने चिल्लम चोट काट दी एकदम कमेंट सेक्शन में कि सर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का जो लेक्चर आपने डाला है वो तो 3.5 घंटा का है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लेक्चर हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग तो पगला जाएंगे, हमारा तो बैकलॉग हो जाएगा। आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया गया था और आज दोबारा समझा देता हूं, कान खोल के सुनिए। इस लेक्चर को देखना ही नहीं है। यह लेक्चर किसी जमाने में सन 1602 में यह आपके सिलेबस में हुआ करता था, उसके बाद यह आपके सिलेबस पे से हटा दिया गया है। यानी अब आप इसको देखें ना देखें एक ही बात है। जैसा मैंने कहा, दिस शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। जिस दिन आपका सिलेबस खत्म हो जाए और उस दिन अगर आपके पास 2-3 घंटे का वक्त शेष बचे तो आप इस टॉपिक को छेड़ें, वरना इस टॉपिक को ना छेड़ें। सिंपल सी है। ये डालना मेरा कर्तव्य था जिससे कि मैं कुछ मिस ना कर जाऊं। इनकेस किसी बच्चे को पढ़ने हो तो इसके नोट्स देख ले, वो ऊपर ऊपर से पढ़ ले, सिंपल है। इसीलिए मैंने मैडीजी में भी इस पोर्शन को हटाया नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी को ज्यादा पढ़ने का मन करे, हो सकता है किसी को एक आधा क्वेश्चन पीवाईक्यू का सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा हो इन टॉपिक से, तो अच्छी बात है ना। रिलेटेबल टॉपिक है, इसीलिए मैंने डाला। यानी ना ये टॉपिक देखना था तो चिंता की बात थी ही नहीं, और ये वाला टॉपिक आपका आज रैप हो जाएगा। यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आज एकदम ठप्पा मार के हम लोग खत्म कर देंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ये लेक्चर नहीं देखना था, यानी आज टेक्निकली इट इज लेक्चर नंबर 1। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अब जो मैं शुरू करूंगा आपके सामने, इसे हम लेक्चर नंबर 1 कह रहे होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट्स क्रैक्ड है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखा, एकदम बेसिक से उठाता हूं मैं चीजें, यह भी बताता हूं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इतने भयानक हो तुम, कैसे मतलब छोटी छोटी बातों पे पागल हो जाते हो, इंस्टाग्राम भर देते हो पूरा का पूरा। यस, आओ मेरे भाई, चलिए आओ मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट रिकॉर्डेड डाल दिया है, देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। पॉपुलेशन वाला पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं गुरुजी? सबसे पहले हम खोपड़ी पे लगाते हैं नवरत्न का ठंडा ठंडा कूल कूल तेल और घुस जाते हैं चैप्टर के नाम में। यानी आज हम सबसे पहला शब्द जो पढ़ेंगे उसका नाम है पॉपुलेशन। चैप्टर के नाम को ही डिकोड करके रख देंगे। सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट बताइए कि आपके हिसाब से व्हाट इज पॉपुलेशन। आपके हिसाब से पॉपुलेशन क्या है? सर, हमारे लिए पॉपुलेशन का मतलब है आबादी। अब आबादी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, गौर से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश की ह्यूमंस की आबादी कितनी है, तो क्या इसमें 3 पार्ट्स हुए? मैंने क्या बोला है, आराम से सुनो। हमारे देश की ह्यूमंस की आबादी कितनी है,
यानी व्हाट इज द ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे सर लगभग 150 करोड़ के आसपास है, 1.5 बिलियन के आसपास है, मानोगे? यानी यहां पर मैंने 3 चीजें डिस्कस करी। सबसे पहला एरिना यानी एरिया, कि मैं एक एरिया में हमेशा पॉपुलेशन को डिफाइन करता हूं। मैंने कहा कि भाई ग्लोबल आपकी कितनी पॉपुलेशन है, तो मैं बोलूंगा सर 7 बिलियन के आसपास है। ग्लोबल है वो, पूरी दुनिया को मैं अगर कंसिडर कर रहा हूं, पूरी दुनिया के एरिया को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो मैं ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करूंगा। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया की बात करूंगा। अगर मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं, सिर्फ राजस्थान की बात करूंगा। सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी की बात करूंगा। बंगाल की बात कर रहा हूं, बंगाल की बात करूंगा। मैं अपने गांव की अगर बात कर रहा हूं, सिर्फ गांव की बात करूंगा। यानी एक एरिया मुझे डिफाइन करना है, वो कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है। यस, तो आपका एरिया मैंने डिफाइन कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कहा ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी सिर्फ ह्यूमन मैं काउंट करूंगा। आपके साथ गधों को काउंट नहीं करूंगा, घोड़ों को काउंट नहीं करूंगा, बिल्ली को काउंट नहीं करूंगा, कुत्ते को काउंट नहीं करूंगा, भेड़ को काउंट नहीं करूंगा, बकरी को काउंट नहीं करूंगा, गाय भैंस को काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ ह्यूमन काउंट करूंगा। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन की जो काउंटिंग आई, जो नंबर आया, दैट इज इंडिया में ह्यूमंस का नंबर 150 करोड़ है। ये 3 चीजें मैंने काउंट करी, ये 3 चीजें मैंने कंसिडर करी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक छोटी सी बात इसमें और ऐड कर दी। अगर मैं एक पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, तो उसमें सेम स्पीसीज के मेंबर्स आएंगे। मैं सिर्फ ह्यूमंस को काउंट कर रहा हूं। हम सब ह्यूमंस सेम स्पीसीज के हैं। हमारी स्पीसीज क्या है सर? सेपियंस है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी स्पीसीज सेपियंस है, हम सब सेम स्पीसीज के मेंबर हैं, तो स्पीसीज की डेफिनेशन आपको बताई गई थी चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में, कि जो स्पीसीज के मेंबर्स हैं अपोजिट सेक्स के, मेल और फीमेल, ये आपस में क्या कर सकते हैं? ब्रीड कर सकते हैं एंड फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। यानी एक पॉपुलेशन में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, वो खुद जैसे और इंडिविजुअल्स भी तैयार कर सकते हैं। ये भी पॉपुलेशन की डेफिनेशन का क्या एक पार्ट होगा? हाँ या ना? यस, बिल्कुल होगा सर, करेक्ट। यानी क्या ये 4 चीजें आपको सीधा सीधा अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, क्या उसी से याद हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती हैं सर। यानी पॉपुलेशन आप एक एरिया में कैलकुलेट करते हो, तो आपको पहले एक एरिया डिफाइन करना है। आप पूरी दुनिया की पॉपुलेशन भी बता सकते हो, भारत की भी बता सकते हो, इंग्लैंड की भी बता सकते हो, रशिया की भी बता सकते हो, चाइना की भी बता सकते हो, अपने गांव की भी बता सकते हो, अपने जिले की भी बता सकते हो, स्टेट की भी बता सकते हो। कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा एरिया हो सकता है। पहली चीज है एक डिफाइंड एरिया की आप बात करेंगे। दूसरा, उसमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही काउंट करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे गांव में कितने डॉग्स हैं, तो गांव एरिया हो गया। डॉग्स की मैं पॉपुलेशन काउंट कर रहा हूं कि 50 डॉग हैं, तो वो डॉग पॉपुलेशन हुई। उसमें मैं गाय भैंस भेड़ बकरी इनको काउंट नहीं करूंगा, ह्यूमंस को काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ डॉग्स को काउंट करूंगा। तो एक स्पेसिफिक स्पीसीज को एक पर्टिकुलर एरिया में आप काउंट कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक स्पीसीज जो है उसके मेंबर्स आपस में ब्रीड करके फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन की रियल डेफिनेशन है, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। भाई पेज छोड़ने की क्या जरूरत है? जब टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आराम से लिख लेना कहीं पर भी, 2 फर्रे अलग से लगाओ और जय हिंद जय भारत, कुछ करना ही नहीं है ना यार। तुम कितने अच्छे लोग हो, है ना? तुम बहुत अच्छे लोग हो, वेरी गुड, है ना? तुम्हारी तारीफ करने का दिल से मन करता है मेरा, पर मैं क्या हूं? अहिंसावादी आदमी हूं। तो ऐसे मेरा मन करता नहीं है कि मैं चप्पल उतार के जो है तुम्हें सम्मानित करूं पूरे शहर के सामने। तो इसीलिए तुम छोड़ दो मुझे, है ना? माइक्रोब्स में 2 पन्ना छोड़ दो, है ना? 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज से कम में काम चल जाए, 2.5 पेज छोड़ दो, है ना? कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, 2 पन्ना छोड़ दो। वाह क्या बात है, जीनियस लोग, तुम बड़े खतरनाक हो दोस्त। कई बार मैं स्तब्ध रह जाता हूं तुम्हें देख करके। इतनी बार पढ़ चुके हो, 12वीं में पढ़ चुके हो टॉपिक, अभी भी एनसीईआरटी के पन्ने देख के आइडिया तो लग ही जाता है ना कितना छोड़ना। पर कोई बात नहीं, हो तुम बढ़िया हो, है ना? आ जाओ। ये कुछ लोग पर्सनल जा रहे हैं, शादी ब्याह की बात नहीं करना, छेड़ना मुझे सख्त मना है इस क्लास में, है ना? ठीक है चलो, तो यही बातें लिख लेते हैं, सेम बातें लिख लेते हैं, है ना? सबसे पहली बात, बहुत बेहतरीन बात, क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अकेला रह सकता है? नहीं गुरुजी, कोई भी अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी को कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं अपनी ही बात करूं, हम लोग अगर अपनी ही बात करें तो वी आर वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर स्पीसीज। लेकिन क्या हम अकेले रह सकते हैं? नहीं गुरुजी, अकेले नहीं रह सकते, हम तो परिवार के साथ रहते हैं। समझ लो मेरे भाई, 2 दिन के लिए परिवार से दूर भी जा रहे हो तो भी क्या अकेले रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे गुरुजी। क्यों? क्योंकि कुछ खाओगे पियोगे तो। जिस चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो वो भी तो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हो, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, किसी फ्रूट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, किसी पल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, किसी ग्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म। हम अकेले तो नहीं रह सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या प्लांट अकेला रह सकता है? सर प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है, तो प्लांट तो अकेला रहना चाहिए। नहीं मेरे भाई, प्लांट भी अकेला नहीं रहता। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है उसको खुद को नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी यूकैरियोट नाइट्रोजन फिक्स तो कर नहीं सकता, तो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए? अपने आसपास साइनोबैक्टीरिया वगैरह चाहिए। उसको भी अलग अलग सॉइल माइक्रोब्स की हेल्प चाहिए, तब वो अपना गुजारा कर सकता है, अदरवाइज वो अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो दुनिया में टेक्निकली कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो अकेला रह पाए। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स। क्यों? क्योंकि जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं इनको क्या चाहिए? हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड्स on other organisms for foods, depends on other organisms for food or for food items, organisms for food। एंड ऑटोट्रॉफ जो है, जो खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स like autotrophs like plants depends on BGA, that is blue green algae, for nitrogen fixation, for nitrogen fixation। करेक्ट? तो कोई भी अकेला नहीं रह सकता, किसी और इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन? आराम से देखिए, यहां पर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पॉपुलेशन क्या है? आबादी है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पहला पॉइंट, ऑफ सेम स्पीसीज। सबसे पहला पॉइंट, ऑफ सेम स्पीसीज। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं सेम स्पीसीज के होने चाहिए। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, एक डिफाइंड एरिया में रह रहे हैं। लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया, एंड आर ब्रीडिंग टुगेदर, ब्रीडिंग टुगेदर to produce fertile offsprings, to produce fertile offsprings। यानी 3 बातें यहां पर हुई जो आपको ध्यान रखनी है, तभी आप डेफिनेशन दे पाओगे एक पॉपुलेशन की। सबसे पहली चीज ये हो गई मेरे भाई कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर इलाके में रह रहे हैं, वो अगर आपस में ब्रीड भी कर पा रहे हैं और फर्टाइल बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें एक पॉपुलेशन का मेंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये क्या हो सकता है? ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये क्या हो सकता है? इट कैन बी अ विलेज, इट कैन बी अ विलेज। एक गांव को भी आप कंसिडर कर सकते हैं एज एन एरिया, उसमें पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। It can be a town, it can be a district, it can be a state, it can be a country, it can be complete globe, जिसे आप ग्लोबल पॉपुलेशन कहेंगे अगर आप ग्लोब कंसिडर करते हैं तो ये आपका ग्लोब भी हो सकता है। करेक्ट? ग्लोब भी हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा। दूसरा, दे कैन ब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब ब्रीडिंग जो है इट इज अ टर्म यूज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप कह सकते हैं दिस टर्म इज यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
but progeny is formed by a sexual reproduction are also considered as population in population studies। जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन बनी है वो भी आप काउंट कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पैदा हो उन्हीं को हम पॉपुलेशन कहें, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हो रहे हैं उनको भी आप क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। क्लेमाइडोमोनास क्या है भाई? क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास। सर ये आपके ग्रीन एल्गी हैं, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास। इनको किंगडम प्रोटिस्टा में भी रखा था। तो ये जो यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास है ये सीधा सीधा ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और अपना नंबर मिलियंस में बढ़ा लेते हैं। तो ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको भी हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। और हम लोग जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं हमें भी आप पॉपुलेशन ही कहेंगे। पॉपुलेशन स्टडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के झुंड को पॉपुलेशन हम मान सकते हैं, चाहे वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हो। यानी मेरे दोस्त अगर मैं आपको पूरी की पूरी स्लाइड रिवाइज करा दूं तो हमने टेक्निकली कुछ खास नहीं सीखा है, अपनी वही बातें हमने रिपीट की हैं जो हमें पहले से पता थी। पहली बात हमें यह पता थी कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता। अगर कोई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता तो जाहिर सी बात है खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करेगा। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना सकता है यह भी किसी ना किसी और चीज के लिए, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा होगा। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रहता, किसी और के साथ ही रहना प्रेफर करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पॉपुलेशन की डेफिनेशन देखें तो पॉपुलेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स का एक झुंड। कैसे ऑर्गेनिजम्स का झुंड? जो सेम स्पीसीज के हों। यानी अगर मैं सिर्फ ह्यूमन को काउंट कर रहा हूं तो कोई और एनिमल में काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ ह्यूमंस की ही काउंटिंग करूंगा इन अ पर्टिकुलर एरिया। चाहे मैं अपने गांव की बात करूं, चाहे मैं शहर की बात करूं, चाहे मैं जिले की बात करूं, स्टेट की बात करूं, कंट्री की बात करूं या पूरे के पूरे अर्थ की बात करूं, मैं कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा एरिया ले सकता हूं, उसमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को मैं काउंट करूंगा। अगर मेरे भाई एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल को ही मैं काउंट कर रहा हूं तो आपको पता है एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स है अपोजिट सेक्स के, जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो एक मेल ह्यूमन और एक फीमेल ह्यूमन आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं बल्कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो बच्चे पैदा होते हैं इनको आप पॉपुलेशन में काउंट कर रहे होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास की भी खुद की पॉपुलेशन होती है पॉन्ड के अंदर यानी तालाब के अंदर। इतनी बात समझ में आई तो बता दीजिए। अब देखो हाथ घिसने का काम यहां पर बहुत है क्योंकि अब जो तीनों चैप्टर्स बचे हुए हैं, ट्रस्ट में लिखने का काम इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। बहुत ही ज्यादा काम है मेरे भाई, बहुत ज्यादा लिखना है। कुछ समझने का बहुत बहुत कम कंटेंट है, ज्यादातर लिखने का ही है। यस, तो ये आपने देखा पॉपुलेशन का मतलब हमको समझ में आ गया। अब देखिए पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है। नाम में देखिए पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो यहां पर आप क्या क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ फील्ड जिसमें आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और जेनेटिक्स यूनिट में एक और चैप्टर था, कौन सा सर? यूनिट का नाम ही था जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स के साथ आप पढ़ते हैं इवोल्यूशन, कैसे कोई पॉपुलेशन इवॉल्व होती है विद टाइम। एंड मेरे दोस्त नाम है पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो इकोलॉजी तो आप पढ़ोगे ही। यानी पॉपुलेशन इकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, एक पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीन्स की स्टडी करते हैं, कैसे पूरी पॉपुलेशन वक्त के साथ इवॉल्व हो रही है उसकी स्टडी करते हैं। इकोलॉजी के अंदर ये काम हो रहा है, यानी इट इज अ लिंक बिटवीन इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो नाम से ही सारी चीजें डिकोड हो जाती हैं। अब देखिए मेरे भाई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द पॉपुलेशन लेवल, अगर आप पॉपुलेशन के लेवल पे बात करें, एट द पॉपुलेशन लेवल नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। समझ लीजिए कोई ऐसा ट्रेट है, कोई ऐसा फीचर है जो कि अगर पूरी पॉपुलेशन में आ गया तो समस्त पॉपुलेशन का ही भला हो जाएगा। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पूरी पॉपुलेशन में उसको लाया जाएगा धीरे 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 धीरे। यस, तो पूरा नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा।
नेचर ने ही कुछ आपके ऐसे फीचर्स हैं जिनको बढ़ावा दिया है, और ऐसे फीचर्स को बढ़ावा दिया जाता है जो आपके सर्वाइवल में आपकी हेल्प करें, जो आपके रिप्रोडक्टिव रेट को बढ़ाने में आपकी हेल्प करें, तब जाके वो फीचर्स नेचर द्वारा सिलेक्ट होंगे। तो आप क्या कह सकते हो, इफ सम ट्रेट्स are supremely helpful, if some traits are supremely helpful for whole population, then nature promotes those traits. Nature promotes those traits. नेचर उन ट्रेट्स को प्रमोट करता है कि भैया पूरी पॉपुलेशन में ये ट्रेट होने चाहिए। सिंस दीज ट्रेट्स हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड reproduction of a species. Therefore, these traits are selected. These traits are selected. कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो एक पॉपुलेशन को हेल्प करते हैं बढ़िया से सरवाइव करने में एंड रिप्रोड्यूस करने में। और रिप्रोड्यूस भी कैसे करने में मेरे दोस्त, रिप्रोड्यूस भी कैसे करने में, कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके रिप्रोड्यूस करने में। रिप्रोडक्शन हाई इवन आफ्टर यूटिलाइजिंग लेस रिसोर्सेज, इवन आफ्टर यूटिलाइजिंग लेस रिसोर्सेज। Therefore, adaptability बढ़ी। Therefore, adaptability बढ़ी। Therefore, आप कह सकते हैं यहां पर adaptability बढ़ गई है, यानी R वैल्यू बढ़ गई है, रिप्रोडक्टिव वैल्यू बढ़ गई है, और R वैल्यू बढ़ गई है तो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ गई है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ गई है, यानी आप कह सकते हैं डार्विनियन फिटनेस बढ़ गई है। डार्विन साहब के हिसाब से फिटनेस क्या थी, जिसका हाई रिप्रोडक्शन रेट हो, कम से कम रिसोर्सेज में भी, उसको नेचर प्रमोट करता है, नेचर उसी को फिट मानता है। डार्विनियन फिटनेस बढ़ गई। क्या हुआ, आराम से सुनिए, बहुत प्यार से सुनिए, समझ लीजिए यहां पर दो इंडिविजुअल्स हैं, एक इंडिविजुअल है ए और एक इंडिविजुअल है बी। ए जो है अमीर ज्यादा है ना, शुरू से ही मतलब पिज्जा बर्गर ये सब खाने का शौक है इसको, है ना, बाहर का ही खाना खाता है, जंक फूड खाता है, हफ्ते में 5 दिन बाहर का खाना खाता है और 2 दिन जो है घर का खाना खाता है। और घर का खाना भी एकदम मुंह सिकोड़ सिकोड़ के खाता है कि नहीं मम्मी करेला नहीं खाऊंगा, भिंडी नहीं खाऊंगा, टिंडी नहीं खाऊंगा। नखरीला है मेरा भाई, है ना, नखरीला लिख देते हैं यहाँ पर, ये नखरीला है बहुत, कि ये खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, बहुत सिलेक्टिव है ना। ये बी जो है ये अपना मेहनती बच्चा है, अपना काम करता है सारे दिन और जो मिलता है वो खा लेता है और कहता है कि हाँ भैया मुझे काम पे जाना है, जो मिलेगा वही खा लूंगा, लेकिन मेरे भाई फिर मुझे काम करना है, काम मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। खाना पीना तो होता रहेगा, अपनी लाइफ चलती रहनी चाहिए, काम करूंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से। वर्कोहॉलिक है, इतना सिलेक्टिव नहीं है खाने के मामले में, जो मम्मी बना देती है वही खा लेता है, माँ का दुलारा लाडला राजा बेटा है, ये राजा वाली मेंटेलिटी है इसकी। अब समझ लीजिए किसी दिन पृथ्वी पर एक अचानक से एक कैलेमिटी आ गई और उस कैलेमिटी में सारे जो पिज्जा बर्गर थे दुनिया के खत्म हो गए। अब इन दोनों में से बताओ कौन मरेगा सबसे पहले। पिज्जा बर्गर खत्म हो गए, हाथ में आई है 2 सूखी रोटी। 2 सूखी रोटी खाने के लिए हमने बी को बुलाया, आओ भैया ये लो आपकी 2 सूखी रोटी, क्या खा लोगे? बोलता है खा लेंगे। और काम करना तो मेरी फितरत है, काम करना तो मेरी आदत है, मैं तो वर्कोहॉलिक हूं, मैं तो 2 सूखी रोटी खाकर भी धूम मचाले धूम कर दूंगा, मैं तो उसमें भी रिप्रोड्यूस कर लूंगा और अपने बच्चे पैदा करता रहूंगा। यानी कि अगर कम रिसोर्सेज भी हो, इवन आफ्टर यूटिलाइजिंग लेस रिसोर्सेज, मैं तब भी अपने रिप्रोडक्टिव रेट को मेंटेन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इसी की आदत है। यानी मुझे अपना रिप्रोडक्टिव रेट मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा खाने पीने की जरूरत नहीं है,
मैं वर्कोहॉलिक हूं, मैं मेरे भाई कम खाना खाऊंगा, अगर अपनी नापसंद का खाना भी खाऊंगा तो भी मैं सरवाइव कर लूंगा, जिंदा रह लूंगा और रिप्रोड्यूस कर लूंगा। तो यहां पर ये सेकंड जो है बच जाएगा। पहले वाले के पास 2 सूखी रोटी लेके गए हम, है ना, पहली रोटी का जो है एकदम निवाला तोड़ते ही बोला यू मैं तो ये नहीं खाऊंगा, तो नेचर ने बोला ठीक है, गुद्दी पे 4 चप्पल बजाई और इसको जो है एलिमिनेट कर दिया अर्थ से, बोलो जा भाग। ऐसे नखरीले लोग चाहिए ही नहीं। एलिमिनेट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये रोटी खा ही नहीं पा रहा है, ये अपना ही सर्वाइवल नहीं कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस कहां से करेगा? ये किसी भी परिस्थिति में विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, ये मेरे भाई अपने बच्चे पैदा करता रहेगा, और जो ज्यादा बच्चे पैदा करता है, जिसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होती है, उसकी आर वैल्यू ज्यादा होती है, वो रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट होता है। डार्विन साहब की नजर में भी वो ज्यादा फिट है, नेचर की नजर में भी वो ज्यादा फिट है। नेचर उसकी पीठ थपथपा के बोलेगी, उसको ग्रैंड सैल्यूट देगी, वाह मिथुन दादा का क्या बात है, क्या बात क्या बात, दे देगी 3 बार। तो इसका जो है, इसका सर्वाइवल सुनिश्चित है, इसकी आर वैल्यू ज्यादा है, इसको जो है भगा दिया जाएगा, इसको नहीं रखा जाएगा अपने आसपास। यानी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि एक जो पॉपुलेशन है उसमें वक्त के साथ कुछ ट्रेट्स जो हैं इंप्रूव होते रहते हैं, जो ना सिर्फ उस पॉपुलेशन को सर्वाइवल में हेल्प करें, लेकिन उसका रिप्रोडक्टिव रेट भी बढ़ा रहे हों। ये सर्वाइवल में तो हेल्प करें ही, जिंदा रहने में तो हेल्प करें ही, इसका रिप्रोडक्टिव रेट भी बढ़ा रहे हों, आर वैल्यू भी बढ़ा रहे हों। क्योंकि अगर आर वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है ज्यादा फिट रहेगा। फिट रहेगा तो प्रकृति जो है उसकी पीठ पे थपकी मारेगी और कहेगी वाह बेटा ऐश करो। यस, ये आपने देखा, ये आपने सीखा, इतनी बात समझ में आई। यानी यहां भी इस स्लाइड को अगर मैं रिवाइज करूं तो 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है भाई? पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ लेंगे हम और इवोल्यूशन पढ़ लेंगे, पूरी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट पढ़ी और उसको इकोलॉजी से लिंक कर दिया, सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन लेवल पे कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनको नेचर खुद कहती है कि भाई तुम पॉपुलेशन में और दिखना शुरू हो जाओ और बेहतर तरीके से इंप्रूव हो जाओ, जिससे आपका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन बढ़े। अगर आपका आर वैल्यू बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, तो डार्विन साहब की नजर में भी आप फिट हो जाओगे। यानी डार्विनियन फिटनेस इसी को कहा, जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी रिप्रोड्यूस कर पाए उसे हम फिट कहते हैं, और नेचर भी उसकी पीठ पे थप्पी मार के उसको सलाम करती है। यस, ये हमने देखा। मानते हो? इतनी बातें समझ में आई? ये हमारी बात है रिलेटेड टू पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड नेचुरल सिलेक्शन। यस, बहुत बढ़िया। आई होप आपका इवोल्यूशन हो गया होगा, थोड़ी बहुत बातें आपको वहां से भी रिलेटेबल लग रही होंगी। यस, आइए अगली चीज देखिए। एक पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा ढंग का पार्ट है। एक पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट माने फीचर्स। तो कुछ ऐसे फीचर हैं जो सिर्फ पॉपुलेशन के होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के नहीं। जैसे कि आप पैदा हो गए, आपका कोई बर्थ रेट नहीं है भाई, आपके मम्मी पापा ने आपको पैदा किया, एक बार में ही आप पैदा हो गए, आपकी एक ही डेट ऑफ बर्थ है ना भाई, सिंपल सी बात है, एक ही डेट ऑफ बर्थ है। कि समझ लो भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 मई। अब मेरे घर वालों ने मेरे को किस्तों में थोड़ी पैदा किया है कि थोड़ा सा 11 मई को हो गया, थोड़ा सा 11 जून को हो गया, थोड़ा सा जो है 11 जुलाई को हो गया, ऐसा थोड़ी है भाई। जाहिर सी बात है, जब आप पैदा होते हो तो एक बार में पैदा होते हो, आपका बर्थ होता है, और जब निपटोगे, फील्डिंग सेट कर देगा कोई, तो एक ही बार में चल दोगे। सीधी सी बात है मेरे भाई, तो भी आपका डेथ हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। आपका कोई बर्थ रेट नहीं है, आपका कोई डेथ रेट नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें हम लोग पॉपुलेशन में काउंट कर सकते हैं। समझ लीजिए एक गांव है, उसमें 100 लोग रहते हैं। एक गांव है, उसमें 100 लोग रहते हैं। अब इस गांव में एक साल में 2 बच्चे और पैदा हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है? ग्रोथ रेट में निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं आपका पूछ लूं, अगर मैं आपका कुछ बर्थ रेट पूछ लूं, डेथ रेट पूछ लूं, तो नहीं निकाल सकते ना। आप तो अकेले हो, अकेले आए थे, अकेले चले जाओगे। यहां पर बर्थ रेट निकाल सकते हैं, डेथ रेट निकाल सकते हैं। कोई गांव है, उसमें 100 लोग थे, 2 की डेथ हो गई, तो डेथ रेट भी निकाल सकते हैं आउट ऑफ 100, है ना। यहां पर आपका 2 लोग पैदा हुए, बर्थ रेट भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम सेक्स रेशियो भी निकाल सकते हैं। भाई आप या तो कंप्लीट मेल हो या कंप्लीट फीमेल हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर 45% फीमेल कैरेक्टर है, 55% मेल कैरेक्टर है, ऐसा तो नहीं है। या 70% फीमेल कैरेक्टर है, 30% मेल कैरेक्टर है, ऐसा तो नहीं है। कि कोई भाई जेंडर लिखने को बोल रहा है तो लिख रहे हैं 30% मेल। मेरे भाई सीधी सी बात है, या तो आप मेल हो, या तो आप फीमेल हो, या तो एम लिखोगे या तो एफ लिखोगे, कुछ अलग तो लिखोगे नहीं। तो यहां पर अगर आप पॉपुलेशन को काउंट करें, समझ लीजिए गांव में 100 लोग हैं, इसमें से 45 आपके आदमी हैं और 55 आपकी महिलाएं हैं, तो एक रेशियो हो गया ना कि कितने पुरुष कितनी महिलाएं।
तो ये सेक्स रेशियो आपका एक पॉपुलेशन में ही निकल सकता है जहां महिलाएं पुरुष दोनों पाए जा रहे हो। आप या तो पुरुष हो या तो महिला हो, तो आपका सेक्स रेशियो तो निकल नहीं सकता। एंड सिमिलरली एज पिरामिड, अब आपकी एज एक ही है भाई, आज मैं 28 साल का हूं, तो मैं एज पिरामिड में कैसे बैठूं? ऐसा थोड़ी है कि भाई मुंडी मेरी 17 साल की है, पेट मेरा 28 साल का है और टांगे जो है मेरी 55 साल की है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो पूरा शरीर ही 28 साल का है ना। तो एज पिरामिड में भी मैं नहीं बैठ सकता इंडिविजुअल के तौर पे, क्योंकि ये तो अलग अलग इंडिविजुअल्स आके बैठेंगे। कोई आपके एक पॉपुलेशन में कुछ बच्चे होंगे जो कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले ब्रैकेट में बैठेंगे, जो कि अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि युवा होंगे, वो रिप्रोडक्टिव ब्रैकेट में बैठेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो वृद्ध होंगे, जो बूढ़े होंगे, जो कि आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव ब्रैकेट में बैठेंगे। अलग अलग लोग चाहिए, तभी तो उन्हें अलग अलग एजेस में बांटोगे। एक ही आदमी को 3 एजेस में कैसे फाड़ के बांट दूं भाई? मैं तो अकेला ही हूं ना, तो मेरी तो एक पर्टिकुलर एज है, अलग अलग एजेस थोड़ी हो जाएंगी, है ना। कि आंखें तो भैया हमारी 60 साल की है ना, तरबूजा है, हमको बहुत सालों का तरबूजा है पढ़ाने का भाई पूरा एक ही एज का होगा इंसान। इसीलिए जब आप एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो उसके एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। पॉपुलेशन के कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप सिर्फ पॉपुलेशन में ही पढ़ सकते हो। यस, ये हम देखेंगे। एक बच्चे का बहुत प्यारा सवाल आया है, LGBTQ क्या है? तो एक और चीज है, मतलब LGBTQIA+। ये मेरे को एक बार याद दिलाना है ना, अलग से याद दिला देना, हमारे सिलेबस से संबंधित नहीं है, बट इस पे तो एक अच्छी वीडियो बन सकती है, एक शॉर्ट बन सकता है प्यारा सा, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होगा, है ना। तो मैं इस पे एक डिटेल्ड 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज कल में ही बना दूंगा, प्रॉमिस, है ना। ये कई दिनों से मैं सोच भी रहा था कि इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए, तो एक बार आप मुझे याद दिला देना बस, ठीक है। चल, तो मेरे भाई मैंने आपसे क्या कहा, अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक पॉपुलेशन के कुछ फीचर्स हैं, स्पेसिफिक फीचर्स हैं, स्पेसिफिक फीचर्स हैं, दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नहीं होते, इन चीजों को आप सिर्फ पॉपुलेशन में ही पढ़ सकते हो। देयरफॉर these attributes can be read, these attributes can be read at population level only, at population level ओनली। सिर्फ पॉपुलेशन में ही पढ़ सकते हो, इंडिविजुअल के लिए नहीं पढ़ सकते। कौन कौन से हैं जी ये एट्रीब्यूट? 4 मेजर एट्रीब्यूट हैं। जैसे पहला जो एट्रीब्यूट है ये है आपका बर्थ रेट, बर्थ रेट, या इसे कह दिया बर्थ पर कैपिटा, बर्थ पर कैपिटा। दूसरा जो है मेरे दोस्त मेरी जान, ये हो गया आपका डेथ रेट, डेथ रेट, डेथ इज डेथ पर कैपिटा। तीसरा है आपका सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो। और चौथा है आपका एज पिरामिड्स, एज पिरामिड्स या एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनका एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज के हिसाब से उन्हें अलग अलग कॉलम्स में, ग्रुप्स में हमने बांट दिया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। आराम से देखिए, सबसे पहली चीज है बर्थ रेट या बर्थ पर कैपिटा। इसको क्या कहते हैं? बर्थ पर हेड भी कहते हैं। बर्थ पर हेड यानी पर इंडिविजुअल आपका एक पर्टिकुलर टाइम में, बर्थ पर हेड इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, एक हफ्ते में, एक साल में, एक महीने में, जो भी आपने टाइम ले रखा है, उसमें पर हेड कितने इंडिविजुअल बढ़े, कितने इंडिविजुअल का बर्थ हुआ, दैट इज बर्थ पर कैपिटा। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं बोलूं कि समझ लीजिए एक लैब है, उसमें 40 ड्रोसोफिला थी, 40 ड्रोसोफिला यानी 40 फ्रूट फ्लाई थी। एक वीक बाद, एक वीक में 4 और बढ़ी, 4 और बढ़ी।
तो बताओ भैया बर्थ रेट क्या हो जाएगा, 4 और बढ़ी, बताओ भैया बर्थ रेट क्या हो जाएगा, बर्थ पर कैपिटा क्या हो जाएगा। गुरुजी पहले कितनी थी, 40 थी, अब 4 और बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 4 बढ़ी, कितने में से, 40 में से। तो आपका क्या हो गया, यहां पे अगर काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 0.1। तो 0.1 पर ड्रोसोफिला, पर ड्रोसोफिला पर वीक, एक वीक का टाइम दे रखा है, टाइम लिखना बहुत जरूरी है, पर वीक 0.1 पर ड्रोसोफिला पर वीक। अगर इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, बताओ भैया कितनी परसेंटेज बढ़ी है आपकी पॉपुलेशन, तो इंटू 100 कर दूंगा तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, 10% हो जाएगी, 10% पॉपुलेशन इंक्रीज आप इसे कह सकते हैं, 10% पॉपुलेशन इंक्रीज आप इसे कह सकते हैं। ये हमें देखने को मिला गुरुजी, बात हमको चमक गई है, बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली अगर डेथ पर कैपिटा की मैं बात करूं, डेथ पर हेड की बात करूं, मैं कह रहा हूं कि एक लैब में आपके 80 ड्रोसोफिला थे, 80 ड्रोसोफिला थे, 16 मर गए इन अ वीक, 16 मर गए इन अ वीक। तो मेरे भाई डेथ रेट क्या हो जाएगा, डेथ पर कैपिटा क्या हो जाएगा भाई, 16 मर गए कितने में से, 80 में से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0.2 ड्रोसोफिला मर गई पर ड्रोसोफिला, 0.2 ड्रोसोफिला डाइड पर ड्रोसोफिला, पर हेड, पर ड्रोसोफिला पर वीक, एक वीक में। ये आपका कार्यक्रम हुआ, ठीक है जी। परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, यानी आपका 20% ड्रोसोफिला जो थी पूरे फ्रैक्शन की, ये आपकी मर गई हैं, 20% पॉपुलेशन डिक्रीज, 20% पॉपुलेशन डिक्रीज। मानते हो, मानना ही पड़ेगा, यस गुरुजी मानते हैं, करेक्ट। ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन। जेंडर का रेशियो आप निकाल रहे हैं, समझ लीजिए मेरे दोस्त, यहां पर आपका एक गांव है जिसमें आपकी 450 मेल हैं एंड आपकी 550 फीमेल हैं आउट ऑफ 1000। तो आपका रेशियो क्या निकल के आएगा, 450 रेशियो 550, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेके जाओ, कितना आ जाएगा आपका, 45 रेशियो 55 आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। ये आपका रेशियो निकल करके आ गया, ये आपका सेक्स रेशियो कहलाता है, मेल और फीमेल का रेशियो। फीमेल और मेल का रेशियो ले लो, मेल और फीमेल का ले लो, जो आगे रखना है जो पीछे रखना है आपकी मर्जी, कोई इतनी सी बात पे गोली नहीं मारेगा। गोली इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि सबके पास मेरी जैसी बंदूक नहीं है, मैंने खरीदी है कॉटकोमेट की फायरी तंबूक बंदूक, ऑल राइट, ये चलती भी है मेरे लाल, इससे मैं स्पैमर्स का खात्मा किया करूंगा। लोड कर लेता हूं ये बड़ी खतरनाक चीज है ये मैं और दादा अभी क्या थे, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे 1-2 दिन के लिए, मेरे कजिन की शादी थी, मैं जा नहीं पाया। तो उस दिन मैं और दादा कुछ खुराफात सोच रहे थे, तो हम लोग डिनर करने बाहर चले गए, और फिर हमें दिखी एक दुकान, और दुकान में पहले खाए पकवान, और उसके बाद दुकान में जाकर ऐसी ऐसी चीजें खरीदी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमको कोई भी जरूरत नहीं थी तो हम लोग भाई बंदूक लेके आ गए, कोई कुछ लेके आ गए, कुछ इधर उधर कुछ है भी नहीं, परफ्यूम्स लेके आ गए, ऐसे कुछ दिखा, मैं कहा ये गुरुजी सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। अब वो मार लिया, क्या कहते हैं, सैंपल वाला, तो अब मैं क्या यार देख रहे हैं, लेना पड़ जाएगा। अब भोले आदमी से मना भी नहीं होता, मेरे से मना नहीं होता, मेरे से ना नहीं हो पाती, तो मैं कहा चलो अब उठा लेते हैं। तो जितनी भी चीजें थी उनमें से 2-4 चुटुर पुटुर ऐसी चीजें लेकर के आए जो काम की थी नहीं, यस। तो ऐसा, तो देखो ये ऊपर जाती भी है ऐसे, बढ़िया है भाई, इसकी गोली अच्छी है ना, इट्स अ गुड बंदूक, ये इसमें पैसा वसूल है, ये है भाई, ठीक ठीक, मतलब मुझे लगा कि अच्छा पैसा वसूल हो गया इसमें, ये दूर जाके चिपक भी जाती है ना ऐसे किसी ऐसे उस पर ना, अच्छा बढ़िया है ये, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी काम के लिए, फोम वाली है ना, चोट भी नहीं लगती इससे, ऐसे कुटुक कुटुक करके कुछ हो जाता है।
बढ़िया बंदूक है, गुड, वैल्यू फॉर मनी है ऐसा, बढ़िया, गुड गुड। सोचा दिखा दूं तो मेरे से बच के रहें कृपया, बदमोशी में पैर दे दिया है ना। अरे सस्ती है भाई, कुछ कितनी होगी, शायद 300 रुपए की होगी हद से हद। और तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बहुत अमीर आदमी हूं क्या भाई? ये इतने की होगी, 300 350 की होगी, या उससे कम की होगी, 299 की होगी। एक वो पंखा लेके आए जो छोटा सा चलता है ना, उसमें सी टाइप केबल होती है, ऐसा हाथ में रखने का पंखा। नॉर्मली चिकलू को बड़ी गर्मी लगती है, मैं कहा कभी ऐसे लाइट वाइट जाएगी ना तो इधर उधर चिकलू भाई को ठंडी हवा देने के लिए, तो ऐसा गिव अवे, चलो गिव अवे, ये मेरी तरफ से हमारी ऑटोमेटिक फायरिंग बंदूक गिव अवे। जो आएगा जो मिलेगा बच्चा उसको, कोई नहीं सिलेक्ट हो ना हो ब्ला 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 कुछ नहीं, जो आएगा पहला बच्चा मिला उसको बंदूक अपनी तरफ से, ठीक है, सेम, बढ़िया है ना, प्रॉमिस। चलो आ जाओ। तो ये है हमारा सेक्स रेशियो, एज पिरामिड या एज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग एज के लोग होंगे, गांव है उसमें छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े बच्चे भी होंगे, है ना, आपके बुजुर्ग भी होंगे, युवा लोग भी होंगे, सबको आप क्या कर सकते हैं बेसिकली एक एज ब्रैकेट में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे, दैट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं एक बार बता दीजिए, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं सारा का सारा कंटेंट दोबारा से, आराम से देखिए। अब इन चारों में से बताओ क्या कोई भी चीज इंडिविजुअल में हो सकती है? क्या मेरे में हो सकती है? क्या मेरा कोई बर्थ रेट है? गुरुजी आपका बर्थ हुआ था, बर्थ रेट नहीं है आपका कोई। गुरुजी डेथ हो जाएगी एक दिन, डेथ रेट नहीं है आपका कोई। सेक्स है आपका एक, मेल या फीमेल, सेक्स रेशियो नहीं है कोई। और आपकी एक पर्टिकुलर एज है, आपकी एज का पिरामिड नहीं बनेगा कि आप थोड़े से 35 साल के हो, थोड़े से 28 साल के हो, थोड़े से 16 साल के हो, ऐसा नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होता है यहां पर, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं दे आर नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, दे आर ओनली बी स्टडीड इन पॉपुलेशन, एट पॉपुलेशन लेवल ओनली, इसीलिए इनको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कहा। तो बर्थ रेट मतलब या बर्थ पर कैपिटा मतलब, पर कैपिटा या पर हेड का मतलब एक इंडिविजुअल पे एक पर्टिकुलर टाइम में कितने और लोग पैदा हुए। जैसे ड्रोसोफिला जो है, 40 ड्रोसोफिला पे 4 नई ड्रोसोफिला पैदा हुई, तो एक ड्रोसोफिला पे 0.1 ड्रोसोफिला पैदा हुई एक हफ्ते में, 0.1 ड्रोसोफिला पैदा हुई पर ड्रोसोफिला पर वीक। तो ये बर्थ रेट या बर्थ पर कैपिटा हो गया। 16 ड्रोसोफिला मर गई 80 में से, यानी 0.2 ड्रोसोफिला मर गई आपकी पर ड्रोसोफिला पर वीक, ये हो गया आपका क्या, डेथ रेट। एक इलाके में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इनका रेशियो, मेल रेशियो फीमेल या फीमेल रेशियो मेल, दैट इज सेक्स रेशियो। और एज पिरामिड अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 मिनट बाद। ये समझ में आए कि नहीं, ये 3 फीचर्स 3 एट्रीब्यूट समझ में आए या नहीं, ये मुझे बता दो ना। यस, इतनी बात मुझे बता दीजिए कि ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस, ये हमारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है, 3 हम लोगों ने देख लिया। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ये सॉल्व कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन हमने खुद भी सॉल्व कर लिए हैं, तो कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं। देखो, इन अ पॉन्ड, एक तालाब है जहां 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर, पिछली साल तक, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 नए लोटस प्लांट ऐड हो गए हैं, तो पॉपुलेशन हमारी हो गई 28। तो कितनी बढ़ी एक्चुअल में पॉपुलेशन भैया? 8 बढ़ गई आपकी 20 में से। तो यहां पर रेशियो क्या आएगा खुद बताइए, यहां पर पॉइंट क्या आएगा, कितना हो जाएगा ये रेशियो, एक बार बताइए भाई। 8/20, तो इसको अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या आपका 4/10, 4/10, दैट इज 0.4 लोटस इंक्रीज हो गए, 0.4 लोटस पर कैपिटा यानी पर लोटस पर ईयर ये बढ़े। और अगर आप इसको परसेंटेज में काउंट करना चाहें तो इनटू 100 कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 40% आपके लोटस जो है इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, 0.4 एंड 40%। तो आपसे रेशियो पूछा है तो 0.4, परसेंटेज पूछा है तो 40 हो जाएगी। देखिए, 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम से अ वीक। एक हफ्ते में 40 में से 4 ड्रोसोफिला निपट लिए, तो 4 ड्रोसोफिला निपट लिए 40 में से, यानी आपका ओवरऑल 0.1 ड्रोसोफिला डाइड पर ड्रोसोफिला पर वीक, एंड मेरे दोस्त ये 0.1 है, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका 10%, यानी 10% पॉपुलेशन बढ़ी, 10% पॉपुलेशन बढ़ी, 40 में से 4 बढ़ गई तो 10% बढ़ गई।
एकदम सीधा सीधा हमारा उत्तर निकल के आ गया, यही आपके पीवाईक्यू में पूछे गए थे। सिंपल सी बात है। यस गुरुजी, आसानी से समझ में आ गया, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। ये अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये दोनों एग्जांपल्स और ये दोनों एग्जांपल्स ऑलमोस्ट सेम ही है, हमने नंबर ही चेंज किए हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपके सेम ही एग्जांपल है, तो परेशानी वाली कोई चीज है नहीं इसमें। ठीक है, एकदम सर समझ में आ गया। यस, नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड एज पिरामिड, दैट इज द थर्ड थिंग। एज पिरामिड फोर्थ थिंग है ना। हमने बर्थ रेट डेथ रेट समझ लिया, दोनों एक जैसे ही थे, एक समझ लिया दो समझ लिया एक ही बात है। फिर सेक्स रेशियो, अब हम एज पिरामिड पढ़ेंगे, 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, ये अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सेक्स रेशियो हम लोग देख चुके हैं। सेक्स रेशियो क्या था, एक और बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन, इसे हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। एंड एज पिरामिड क्या है, एज पिरामिड में आपके एक पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, इन्हें हमने 3 ब्रैकेट्स में तोड़ दिया है, 3 आपके पार्ट्स में तोड़ दिया है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन are subdivided into 3 ब्रैकेट्स। जितने भी ह्यूमंस हैं इन्हें एज के हिसाब से 3 ब्रैकेट्स में तोड़ दिया। सबसे पहला जो ब्रैकेट है इसे हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब ऐसा एज ग्रुप जो कि अभी रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं किया है, उसे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हम लोगों ने कह दिया है। तो यहां पे दे हैवंट स्टार्टेड रिप्रोडक्शन, ये अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हैवंट स्टार्टेड रिप्रोडक्शन, haven't started reproduction, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं अभी, आगे चल के रिप्रोड्यूस करेंगे जब ये थोड़े जवान हो जाएंगे। दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये एक्टिवली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नाम ही है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये अभी इस टाइम पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दे आर एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग, अभी ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग। और तीसरा जो ब्रैकेट है ये वृद्ध लोगों का है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा करके ये एकदम रिटायर हो चुके हैं, यानी आज के दिन में ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दे आर ऑल्सो नॉट रिप्रोड्यूसिंग, दे आर ऑल्सो नॉट रिप्रोड्यूसिंग। अब एक बात सोचने लायक है, बहुत गौर से सोचना, बहुत गौर से समझना। क्या यहां पर हमने मेल फीमेल की बात की है? समझ लीजिए कोई मेल है जो कि आपका 25 साल का है, क्या वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएगा? आएगा सर। एक फीमेल है जो कि 25 साल की है, क्या वो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएगी? आएगी सर। तो यहां पे मेल फीमेल बाइफर्केशन नहीं है, आप कह सकते हैं मेल एंड फीमेल ऑफ सेम एज lie इन सेम ब्रैकेट। अगर सेम एज के हैं तो अकॉर्डिंग टू एज पिरामिड वो सेम ब्रैकेट में ही आएंगे। अगर एक लड़का और लड़की उनकी उम्र 10-10 साल है, दोनों ही प्री रिप्रोडक्टिव में आएंगे। अगर उनकी उम्र 25-25 साल है, दोनों ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएंगे। दोनों की उम्र 55-55 साल है तो दोनों ही पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएंगे। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो कि आपको अच्छे से समझना है, इसके बाद आपको एज पिरामिड्स और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, क्लैरिटी से समझ में आएंगे। गौर से सुनना, मैं कह रहा हूं यहां पर है केस 1, यहां पर है केस 1। केस 1 में मैंने कहा अगर प्री रिप्रोडक्टिव लोग रिप्रोडक्टिव लोगों से ज्यादा हैं तो आगे चल के पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? खुद बताइए।
अगर आज के दिन में समझ लीजिए रिप्रोडक्टिव लोग हैं एक इलाके में, रिप्रोडक्टिव लोग हैं 1000 और प्री रिप्रोडक्टिव लोग हैं 2000, कल को ये 2000 के 2000 लोग रिप्रोडक्टिव बनेंगे, कल को क्या पॉपुलेशन में उछाल आएगा? आज के दिन में 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हैं, कल को 2000 लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो कल को पॉपुलेशन में ब्लास्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। पॉपुलेशन में हाइक आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन विल इंक्रीज, पॉपुलेशन विल इंक्रीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा केस समझ लीजिए, दोनों बराबर हैं। अगर प्री रिप्रोडक्टिव लोग जो हैं, अगर प्री रिप्रोडक्टिव जो लोग हैं ये आज के दिन में 1000 हैं और रिप्रोडक्टिव लोग जो हैं ये भी 1000 हैं, यानी आज 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कल भी 1000 ही लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो आपकी पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। आज जितनी पॉपुलेशन है, जितना ग्रोथ हो रहा है, कल भी उतनी होगी। यस, पॉपुलेशन इज स्टेबलाइज्ड, पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड है, बिल्कुल पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड है। केस 3 देख लो, केस 3 देख लो। अगर समझ लीजिए प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम हैं, प्री रिप्रोडक्टिव लोग अगर कम हैं और रिप्रोडक्टिव ज्यादा हैं, यानी आज के दिन में लोग रिप्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, 1000 लोग आज के दिन में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कल को उन्हें रिप्लेस करने सिर्फ 500 लोग ही आएंगे, तो मेरे भाई पॉपुलेशन घटेगी। आज 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कल को सिर्फ 500 ही लोग आपके रिप्रोड्यूस करेंगे, तो पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी, पॉपुलेशन घट जाएगी। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। जब भी आपको कोई पॉपुलेशन ग्राफ देखना हो, कोई आपको पिरामिड देखना हो, हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव को नाप लो, आपको एक सटीक उत्तर मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्टेबलाइजिंग है। यहां तक लिख लीजिए, डन बोल दीजिए चैट सेक्शन में, फिर आपको डायग्राम बना के बताता हूं कि एज पिरामिड आपको पढ़ने कैसे होते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड एज पिरामिड्स इन डिटेल, इनके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे होंगे। एक बार फटाफट बता दीजिए कि यहां तक की सारी बातें ठीक है या नहीं। यस, आइए। ऑल राइट, एक नई स्लाइड हम लोग ले लेते हैं और इस पे हम लोग लिख लेते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज पिरामिड। एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज पिरामिड, 3 अलग अलग टाइप के एज पिरामिड है जो हमको देखने हैं। एक सबसे सिंपल टाइप का एज पिरामिड कि ये है आपके प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये हैं आपके रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड ये हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ये हम धीरे धीरे करके बना ले रहे हैं, इनको फिर हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा? ये है आपके सबसे नीचे प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद है आपके रिप्रोडक्टिव, उसके बाद है आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, आराम से देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्री रिप्रोडक्टिव, है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्टिव, और यहां पे लिखा हुआ है क्या? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मुझे बताइए यहां पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी वक्त के साथ? गुरुजी सिर्फ 2 चीजें आपने देखने को बोली थी, दोनों चीजें देख लेते हैं। यह है प्री रिप्रोडक्टिव जो कि आपके ज्यादा है, और यह है रिप्रोडक्टिव जो इससे तो कम ही है, इससे तो पतला ही दिखाई दे रहा है कर्व। ये सबसे ज्यादा है, ये थोड़े कम है, यानी कल को ये प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बन जाएंगे तो कल को पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन विल इंक्रीज, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल पिरामिड है, ट्राइंगुलर इसकी शेप आपको देखने को मिलेगी। इस टिप को इस बेस से जोड़ दो, आपको एक ट्राइंगल सी शेप देखने को मिलेगी, नॉर्मल पिरामिड जैसी शेप देखने को मिलेगी। आइडियल पिरामिड है, दिस इज आइडियल पिरामिड जहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। यस, इसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल, इसे कहते हैं ट्राइएंगल, ट्राइएंगुलर या पिरामिड जैसी आपकी शेप यहां पर बनेगी। करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देख लीजिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देख लीजिए, यह है आपकी प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और यह है आपकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। समझ लीजिए दोनों बराबर है,
रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप समझ लीजिए दोनों बराबर हैं, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों एकदम बराबर हैं। उसके बाद आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव कंपैरेटिवली आपका कम हो जाएगा, ये आपका कम ही होता है। ठीक है, तो आपको कैसी शेप देखने को मिली यहां पर, अगर आप इसको जोड़ दें टिप को बेस से तो घंटी जैसी शेप देखने को मिली, बेल शेप। ये आपको घंटी जैसा आकार देखने को मिला। यस गुरुजी, यहां पर प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा घुमावदार घंटी जैसा आकार बन रहा है। यहां पर आपका घंटी जैसा आकार बन रहा है। अगर आप इन सबको जोड़ते हुए चलेंगे तो ये आपका बेल शेप है। यस, ये क्या हुआ आपका स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। करेक्ट गुरुजी, ये आपका स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। तो ये आपका कैसा हो जाएगा बेल शेप, बेल शेप। करेक्ट। एंड मेरे भाई समझ लीजिए तीसरा केस आप यहां पर देखिए, तीसरे केस में क्या हुआ आपका, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ये थोड़ी कम है। उसके बाद आपकी रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। एंड आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली काफी कम है। तो एक ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिला। ये जो ग्राफ है इसे हम क्या कहेंगे भाई, देखो यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, यानी आगे आके रिप्रोड्यूस करने वाले बच्चों की संख्या कम होगी। आज ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कल को कम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। यहां पर आपकी लट्टू जैसी शेप बनती है। फिरकी देखिए आपने, लट्टू बोलते हैं उसको। अगर आपको ध्यान हो तो लट्टू कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास पड़ा होगा क्योंकि मैं चुटुर पुटुर सामान लेता रहता हूं भाई दुनियादारी से। तो लट्टू कुछ ऐसा दिखता है ना, दो लट्टू हैं अपने पास, तो कुछ ऐसा दिखता है लट्टू, है ना, धागा भी आता है इसके साथ। इसे हम इंग्लिश में अर्न कहते हैं, लट्टू कहते हैं, जो इस पे धागा लपेट के इसको घुमाया जाता है। राइट। तो एक एंटीक शॉप थी, तो अपने भैया से मिलने गया था पुणे, उस टाइम से लेके आया था मैं। दिस इज ऑल्सो लट्टू, दिस इज टिपिकल लट्टू। नीचे वाला जो पार्ट है ये आप देख लीजिए एक बार। यस, बीच का पार्ट मोटा होता है, नीचे से पॉइंटेड ऊपर से पॉइंटेड। बीच का पार्ट मोटा है, ऊपर से पॉइंटेड नीचे से पॉइंटेड। दिस इज अ लट्टू, है ना। हाँ भाई, सारा घर का सामान ही बेच देंगे तुम्हारे लिए, है ना, गिव अवे कर दो, सब गिव अवे चाहिए भाई। लट्टू घुमाना आता है भाई, बहुत अच्छे से आता है। बेब्लेड बेब्लेड खूब खेला हूं मैं, है ना, बेब्लेड और ये सब यो यो खूब चला है जीवन में, जो हो सकता था सब एकदम। दोस्त यार अच्छे पाले अपन ने, तो क्लास में स्कूल में भी वो लोग लेकर आते थे तो चलाना सीखा था मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। ये सब तो कितना भी करवा लो भाई। आइए, ये लट्टू शेप है ना, इसे अर्न शेप कहते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यस, ये क्या है आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ग्राफ कैसा हो गया अर्न शेप्ड, लट्टू शेप्ड, अर्न शेप्ड। यानी सिंपल सी बात है, सिर्फ प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव को देख लो, ज्यादा इधर उधर मत देखो, सिर्फ प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव को देख लो। यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव कम है, यानी आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कल को उससे ज्यादा लोग ही रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन को बढ़ा देंगे। इस केस में आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कल भी उतने ही लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन सेम रहेगी। यहां आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कल को उससे कम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो इसलिए पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आपकी डिक्लाइन हो जाएगी। ये हमने देखा। दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ एज पिरामिड्स। यस, ये आपका एज पिरामिड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यानी चारों एट्रीब्यूट्स हमने एक पॉपुलेशन के देख डाले। यहां तक की बातें मेरे सारे भाइयों को समझ में आ गई हैं तो बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके और हम आगे अब पॉपुलेशन डेंसिटी की चर्चा कर सके थोड़ा सा डिटेल में, एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल बना सके। यस, यहां तक सबने नोट कर लिया है? जस्ट लेट मी नो। पोकेमॉन कार्ड्स खूब जमा किए हैं दोस्त। चीटोस खाते थे हम पहले, चीटोस अब आता है लेकिन अब उसमें कार्ड्स नहीं आते थे, पहले पोकेमॉन के कार्ड्स आते थे। तो अपना पैशन था कि जब जब चीटोस खाएंगे तो पोकेमॉन के कार्ड्स कलेक्ट करेंगे। क्रैक्स बहुत खाता था मैं, तो मेरी मम्मी मेरे को लालच देती थी। जब मैं बिनागुड़ी में था वेस्ट बंगाल में, उस टाइम पर दूध लेने जाता था मैं शाम को, अपना डोलू जो है वो टांग करके साइकिल पे। तो दूध लेने जाने के लिए मुझे लालच मिलती थी कि मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी, तो जिस दिन तुम दूध लेके आओगे उस दिन तुम क्रैक्स खा सकोगे। सो जब तक दूध निकाल रही होती थी आंटी, वहां पे एक गांव था, उसका नाम भड़तौल था, उस गांव का नाम, है ना,
वो बरेली की बात हो रही है, बिनागुड़ी में दूसरा गांव का नाम था, मेरे को याद नहीं है, कुछ लाल फाटक करके एक इलाका था, उसके पास था। तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, 5 रुपए मेरे को मिल जाते, जब तक आंटी दूध निकालती थी तब तक अपन मस्त अपना निपटाते थे क्रैक्स। ये तो अभी खाया है, क्या कहते हैं, किंडर जॉय। तो अभी ये गिफ्ट विफ्ट यहीं रखेले हैं टेबल पे ही, है ना, उस दिन दिखाए भी थे। किंडर जॉय तो अभी निपटाया है, मतलब दिवाली पे खाया था, उसके बाद ये 2 अभी खाए थे। ये तो अभी थोड़ा 50 रुपए अभी इकट्ठा कर पाए इसके लिए, तो पूरा बचपन निकल गया। लेकिन हाँ, क्रैक्स, चीटोस, ये सब बहुत खाए हैं। जिसमें गिफ्ट निकलता था मैं खाता ही वही चिप्स था। ऐसा नहीं जैसे अंकल चिप्स में कुछ नहीं निकलता था, तो बचपन में इंटरेस्ट नहीं था कि अंकल चिप्स खाऊं। जिसमें निकलता था मसाला वही खाते थे हम, है ना। ओएस में वो कार्ड्स निकलते थे तो वो कलेक्ट करते थे। यस, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट इज वेरी रेयर। 1-2 पॉइंट निकल जाते थे, उसमें हम लोग खुश हो जाते थे। तो 50 पॉइंट पे कुछ मिलता था, 500 पॉइंट पे था कि आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा, कुछ ऐसा था। तो बहुत कलेक्ट किए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना। एक टॉफी आती थी हमारे टाइम पे, महालेक्टो करके। तो महालेक्टो में क्या था, स्टिकर्स निकलते थे और वो अल्फाबेटिकल स्टिकर्स होते थे। तो आपको महालेक्टो बनाना होता था उससे, MAHALACTO। तो आप ये जब बना लोगे पूरा, तो आप दुकानदार को जब सबमिट करोगे तो he'll give you 10 more महालेक्टोस, ऐसा। तो ये था, मतलब ये सब किया हुआ है बचपन में बहुत, है ना। और गांव में जब जाते थे तो इंटरेस्ट ये होता था कि गांव में अब नया क्या है। गांव में जैसे बहुत सारी चीजें नई आती थी, अतरंगी सतरंगी नाम की चीजें आती थी, है ना। जैसे हमारे गांव में आता है, एक स्पेशल आता है भूतनी के चूरन। तो उसमें क्या है कि भूतनी के चूरन जब आप खाओगे ना, तो आपकी जीभ का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर हो जाएगा। वो चूरन जो है उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं। तो किसी की नीली हो जाएगी जीभ, किसी की लाल हो जाएगी, किसी की पिंक हो जाएगी, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते थे, मतलब कि चूरन खाते थे, एक पाइप में आता था, और भूतनी के चूरन खाया, फिर उसको मुंह में रखा, कुछ देर स्वाद लिया उसका, और फिर अपनी जीभ बाहर निकालते थे, फिर देखते थे किसका क्या है, ऐसा। तो तो ये सब तो किया है भाई बहुत, है ना। मजा आता था इसमें। गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे हम लोग नानी के घर, तो यही भांगड़ा होता था वहां पे। आइए, पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ने से पहले क्या हम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी मैया के दर्शन कर लें और कुछ सवाल सॉल्व कर लें। सवाल अभी मत देखिएगा। आइए, इन नेचर, प्रकृति में, वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स, हमें आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स नहीं मिलते। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी लोग जो है पॉपुलेशन बना करके रहते हैं और आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। इंटरब्रीडिंग का वैसे तो रिलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, इनको भी हम लोग इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन मान लेते हैं, जैसे कि आपका क्लेमाइडोमोनास है। यस, एट द पॉपुलेशन लेवल आपका नेचुरल सिलेक्शन जो है ये आपका ऑपरेट करता है, यानी कोई बहुत अच्छा ट्रेट है तो नेचर चाहेगा कि वो ट्रेट आपके अंदर बना रहे, आपके अंदर आ जाए, जो कि आपको सर्वाइवल में एज वेल एज आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा हो। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स को, इवोल्यूशन को, एज वेल एज इकोलॉजी को लिंक करती है। इसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कह रहे होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंडिविजुअल के नहीं होते। जैसे कि पॉपुलेशन जो है इसमें बर्थ रेट यानी बर्थ पर कैपिटा एंड डेथ रेट यानी डेथ पर कैपिटा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इन अ पॉन्ड अगर 20 लोटस हैं, ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 8 नए लोटस बन जाते हैं तो आपका ओवरऑल 0.4 ऑफ स्प्रिंग बढ़ गई है पर लोटस पर ईयर, यानी 40% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। एंड अगर लैब में 40 फ्रूट फ्लाई थी और इनमें से 4 की अगर डेथ हो गई है इन अ वीक, तो आपका 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक जो है ये आपका कम हो चुका है, यानी 10% पॉपुलेशन में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आप बात करते हैं सेक्स रेशियो की, तो एक पॉपुलेशन जो है उसमें सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। आप यहां पर परसेंटेज बताएंगे या रेशियो बताएंगे आपका मेल का और फीमेल का, इसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं, यानी एक पॉपुलेशन में कितने मेल कितने फीमेल ये आप बता रहे होंगे। एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज पिरामिड आप किसे कहते हैं, जब एक पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आप उन्हें एज के हिसाब से अलग अलग ब्रैकेट्स में बांट दें। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन कब होगी, जब प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। स्टेबल कब होंगे, जब प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बराबर है। डिक्लाइनिंग कब होंगे, जब प्री रिप्रोडक्टिव आपका रिप्रोडक्टिव से कम है। ये आपने देखा, ये आपने जाना, इतनी बातें आपने अभी तक सीख ली हैं, इतनी बातें हमने कर ली हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी को समझ लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक्स, है ना। और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम ये टॉपिक निपटा लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। आराम से देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी
में हम ये जानते हैं द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन हैबिटेट। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो साइज है क्या ये बहुत कम हो सकता है? साइज इज वेरी मच वेरिएबल। एक पॉपुलेशन का साइज बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन भरतपुर वेटलैंड, भरतपुर राजस्थान में वेटलैंड हैं, पानी के छोटे छोटे से आपके गड्ढे से मान लीजिए, इन भरतपुर वेटलैंड्स लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स आर सीन। तो ये लेस देन 10 भी पॉपुलेशन है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इन अ पॉन्ड मिलियंस ऑफ क्लैमाइडोमोनास आर सीन। मिलियंस ऑफ क्लैमाइडोमोनास आर सीन, ये सेक्सुअली डिवाइड कर करके मिलियंस ऑफ क्लैमाइडोमोनास आपके बन जाते हैं। और एग्जांपल देख लो, इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन is around 150 crore, that is 1.5 billion, 1.5 बिलियन। करेक्ट, ये भी करेक्ट है गुरुदेव, इसमें भी बात समझ में आ गई, 1.5 बिलियन। यस, तो आपकी ये सारे के सारे जो नंबर हैं, यानी देखिए पॉपुलेशन आपकी लेस देन 10 भी हो सकती है। जैसे भरतपुर वेटलैंड पे 10 चिड़ियां बैठी हुई हैं साइबेरियन क्रेन, आपकी पॉन्ड में मिलियंस ऑफ क्लैमाइडोमोनास है, मिलियंस में भी पॉपुलेशन हो सकती है और बिलियंस में भी आपकी पॉपुलेशन हो सकती है। यानी पॉपुलेशन का साइज जो है ये बहुत ही ज्यादा वेरिएबल होता है। एंड मेरे भाई ये भी आपका कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो स्टेटस ऑफ हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि एक हैबिटेट जो है उसके फीचर्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करेगी एक बार देखिए तो। पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन नंबर 1, सबसे पहला तो आपका प्रिडेशन प्रेशर एट अ प्लेस, प्रिडेशन प्रेशर एट अ प्लेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फूड अवेलेबिलिटी एट अ प्लेस, एक जगह पे खाने पीने का मसाला है भी या नहीं, हम जबरदस्ती आके तो नहीं बैठ गए हैं, पता लगा कि एक जगह वैसे तो अच्छी है लेकिन खाने पीने की चीज ही नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एडवर्स वेदर, वेदर एडवर्स ना हो वरना बैंड बज जाएगी, ऑर्गेनिजम्स की पैंट फट जाएगी। अगर एडवर्स वेदर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, उनको रहने में तकलीफ होगी। जैसे प्रिडेशन प्रेशर, अगर एक इलाके में प्रिडेशन ज्यादा है तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं भाई, अगर शिकारी का खौफ है तो दिक्कत हो जाएगी, देयरफॉर डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। प्रिडेशन अगर ज्यादा है तो डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। सोच के देखो यार, आप घास खा रहे हो, खरगोश हो, घास खा रहे हो, सामने शेर बैठा है ना, एकदम मुंह से पानी टपक रहा है उसके, कि जैसे ही तुमने घास निपटाई वैसे ही शेर तुम्हें निपटा देगा। अब यार तुम घास खाना कैसे प्रेफर करोगे? तुम्हारे सामने मौत बैठी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लंच है, वो भी सूखी घास, उसके बाद पता है तुम्हें कोई पकड़ के चीर के फाड़ डालेगा बीच में से, तो जाहिर सी बात है यू वोंट फील कॉन्फिडेंट, ऐसे इलाके में आप रहना ही पसंद नहीं करोगे। अगर शिकारी पीछे से आके दबोच ले तो अलग बात है, लेकिन यहां तो पता ही है कि मृत्यु लिखी हुई है भाई, यहां पे रहना ही खतरे से खाली नहीं है, तो भाग जाओ ना। तो इसीलिए प्रिडेशन प्रेशर जहां पे होता है लोग रहना पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा प्रेडेटर का डर है तो वहां रहना पसंद नहीं करते। फूड अवेलेबिलिटी, अगर फूड ज्यादा है तो सर्वाइवल ज्यादा होगा मेरे भाई, खाने पीने की कमी नहीं है, रोटी पानी खावेणों की अगर कमी नहीं है तो आपका सर्वाइवल ज्यादा होगा, खूब यहां पर मौज मस्ती कटेगी, एकदम पार्टी ऑल नाइट हो जाएगी। और एडवर्स वेदर, अगर वेदर इज नॉट फाइन, तो सर्वाइवल में दिक्कत आ जाएगी, तो सर्वाइवल आपका घटेगा। इसीलिए तीनों चीजें हैं जिस पर डिपेंड करता है
कि आप अच्छे तरीके से एक इलाके में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ये तीनों चीजें आपको देखनी होती हैं बढ़िया तरीके से। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। ये बात हमको समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबको समझ में आ गई। यानी हमने क्या कहा, पॉपुलेशन का साइज लेस देन 10 भी हो सकता है, मिलियन में भी हो सकता है, बिलियन में भी हो सकता है, यानी साइज वेरिएबल है, बच्चा बच्चा जानता है। पॉपुलेशन डिपेंड किस पे करेगी? अगर आसपास शिकारी नहीं है तो ज्यादा जी पाओगे, आसपास खाने की चीजें ज्यादा हैं तो ज्यादा जी पाओगे, अगर मौसम तगड़ा है तो ज्यादा जी पाओगे, अगर ये सारी चीजें उल्टी हैं तो कम जी पाओगे। यस, बिल्कुल सही बात। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। अब मेरे दोस्त, ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसको एन से हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। ये जो एन है ये क्या है? एन है बेसिकली नंबर, यानी हम काउंट कर रहे हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना है एक इलाके में, यानी ये नंबर है, इसीलिए इसको हम एन कह दे रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को एन कहा, ना डी कहा ना पी कहा, है ना? ना डी कहा ना पी कहा, एन क्यों कहा? क्योंकि नंबर में काउंट करते हो। आपसे मैंने पूछा कि बताइए भारत में कितने ह्यूमन बींग्स, आप कहेंगे 150 करोड़। 150 करोड़ क्या है? नंबर ही तो है ना? काफी ज्ञानी लोग कहते हैं एज इज जस्ट ए नंबर। तो एज हमने कब कहा कि अल्फाबेट है? नंबर ही है। 27 भी नंबर है, 70 भी नंबर है, 17 भी नंबर है, 9 भी नंबर है, 8 भी नंबर है। एज इज जस्ट ए नंबर। ज्ञानी अलग बन रहा है इस बात पे। अरे नंबर ही तो है, सबने नंबर ही तो बोला है। कौन है जो अलग से आके कह रहा है कि एज आपकी कितनी है जी? थीटा, थीटा ईयर, लैम्बडा, ऐसा कुछ बोल के भाग जाओ, खेल ही खत्म हो जाए। किसी ने एज पूछी, उसको साई का साइन बना के भाग गए उसके आगे। एज इज ऑब्वियसली ए नंबर। बताने चिंगाड़ने की क्या बात है? कोर्ट क्यों बना दिया है इसको? इजंट दिस अ थिंग ऑफ कॉमन सेंस? ये तो है ही। बात में दम है भाई, मानो ना मानो। देखो कई दिनों में बैठ के ऐसा रात को 3 बजे के बाद वाला ख्याल है ये। या तो एकदम सुबह आता है, किस जगह बैठ के आता है तुम्हें पता है, या ये एकदम रात में आता है कि ऐसा क्यों कर दिया किसी ने। सोच के देखो यार, इतनी मेहनत से किसी ने बोला हेल्थ, सेहत को हम हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। जो धनी होगा इसको हम वेल्दी बोलेंगे, वेल्थ बोलेंगे, ठीक है। एक अलग ही आया भाई, दुनिया से अलग ही, जोर शोर से हटके, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ को जो हेल्थ बोला था वो, और जो वेल्थ को वेल्थ बोला था वो, हेल्थ इज वेल्थ। अरे हेल्थ इज हेल्थ, इसीलिए तो हेल्थ बोला था। वेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ क्या कर दिया भाई रात रात में आके? कुछ बना लो ना, एक बार बैठ जाओ, इज्जत से बैठ जाओ, तमीज से। हेल्थ इज हेल्थ, वेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। कुछ भी क्यों कर रहे हो? तुम्हें अगर अपनी मौज मस्ती करनी है तो एक प्राइवेट स्पेस में बैठ के करो ना। कोट बना के इंटरनेट पे क्यों डाल रहे हो? लोग हमारी क्यों जान खा रहे हैं भाई? टुडेज थॉट, हेल्थ इज वेल्थ, एक बार में समझ में नहीं आएगा ना ना ना। आई रिपीट माई थॉट, दोबारा सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बार में तुमको कैसे समझ में नहीं आया? दोबारा सुनो मेरी बात। हेल्थ इज वेल्थ, अरे मेरे भाई, हेल्थ इज हेल्थ, वेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। कुछ भी कर दे रहे हैं, बताओ ये कोई बात हुई? तो पहले हेल्थ को हेल्थ क्यों बोला? वेल्थ ही बोल देते इफ हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ को वेल्थ ही क्यों बोला? हेल्थ बोल देते इफ वेल्थ इज हेल्थ। अलग अलग नाम रख दिया, फिर बोले दोनों एक ही है। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, दो दो बार बोलने की क्या जरूरत है? एक बार में आती है हमको बातें समझ में, है ना? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? वो भी एक बार में समझ में आ गई थी, फिर भी रिपीट किया भाई ने। कोई बात नहीं, आओ इसका विरोध अपन कभी करेंगे, अपने पास टाइम होगा ना, तो अभी नहीं करेंगे। आओ देखो मेरे दोस्त, अब मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताने वाला हूं, इससे भी ज्यादा दुर्लभ ज्ञान। ये तो है, ठीक है, ये मेरा पूरा ज्ञान नहीं है। अभी आएगा, अभी आएगा, अभी देखना। अभी इसमें जो तुमको सिखाऊंगा ये खतरनाक है एकदम, आउट ऑफ द यूनिवर्स, कॉस्मिक ज्ञान है ये तो। ये तो तुम झेल नहीं पाओगे अभी। यहां पे आराम से सुनो, ठीक है? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना? रिलेटिव काउंट नहीं करने हैं यहां पर। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब, नॉर्मली देखो पहले पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम एन कह रहे थे, इज यूजुअली मेजर्ड इन नंबर्स। यूजुअली नंबर में काउंट करते हैं हम। 10 शेर हैं, 5 भालू हैं, 4 गधे हैं। इट इज यूजुअली काउंट इन नंबर्स, बट in some cases these numbers becomes insignificant or irrelevant. insignificant
और इररेलेवेंट। कई बार नंबर से हम पॉपुलेशन डेंसिटी ना नापें तो बेहतर रहेगा। तो हम क्या नापें गुरुजी? आराम से देखिए, समझ लीजिए मेरे दोस्त, यहां पर मैंने आपसे कहा कि एक खेत है, इन अ लैंड पीस, एक खेत है भैया, अपने दादाजी का बेचा हुआ खेत है, इन अ लैंड पीस देयर आर 200 पार्थिनियम यानी कैरेट ग्रास है, 200 पार्थिनियम है, 200 पार्थिनियम है यानी कैरेट ग्रास, एंड 1 बनियान ट्री है, एंड 1 बनियान ट्री है। अब मेरे भाई गौर से देखो, अगर मैं यहां पर नंबर नापूं, तो नंबर जो है इसमें आप क्या बोलोगे कि 200 पार्थिनियम ज्यादा है एक बनियान ट्री से। पर क्या 200 जो पार्थिनियम है, कैरेट ग्रास है, इनकी औकात है एक बनियान ट्री की टक्कर लेने की? एक बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है, 200 पार्थिनियम तो क्या 20,000 पार्थिनियम भी आ जाए तो उसे एक पेड़ की टक्कर नहीं ले पाएंगे बायोमास प्रोडक्शन में। उसका अकेले का वजन देख लो, घास कितनी चुटर पुटर छोटी छोटी होती है। चाहे वजन की बात कर लो, चाहे खेत घेरने की बात कर लो, परसेंटेज कवर की बात कर लो कि कितना इलाका ये कवर कर रहे हैं, बनियान ट्री जीत जाएगा। नंबर में हार गया तो क्या नंबर एक अच्छा क्राइटेरिया हुआ? नहीं सर, अच्छा क्राइटेरिया नहीं हुआ। तो हम यहां पर नंबर को क्राइटेरिया ना मान करके हम क्या करते हैं, बायोमास और परसेंटेज कवर यानी कितना एरिया घेरा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो आप कहते हैं बनियान जो कि एक है, ये आपका 200 कैरेट ग्रास से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा अकेला। तो यहां पे नंबर से ज्यादा बेहतर क्राइटेरिया कौन सा है? बायोमास या परसेंटेज कवर। देयरफॉर आप कह सकते हैं इट इज बेटर क्राइटेरिया देन नंबर। इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी हमने यहां नंबर से नहीं नापी, बायोमास से नापी। इट इज अ बेटर क्राइटेरिया देन नंबर, इट इज अ बेटर क्राइटेरिया देन नंबर। नंबर से बेहतरीन क्राइटेरिया है ये आपका परसेंटेज कवर या बायोमास। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, समझ लीजिए मेरे भाई, आपने बैक्टीरिया उगा रखा है, जो कि हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी उगाया था। ये आपकी प्लेट है बैक्टीरिया की, जिसे कल्चर प्लेट कहा। इसमें आपने बैक्टीरिया की कॉलोनी तैयार कर ली है। अब क्या आप एक एक कॉलोनी में कितने बैक्टीरिया है गिनने बैठोगे कि एक कॉलोनी बड़ी दिख रही है, एक कॉलोनी छोटी दिख रही है, एक कॉलोनी मोटी दिख रही है? क्या गिनने बैठोगे? नहीं गुरुजी, हम एक रिलेटिव नंबर ले लेंगे, उसी से काम चला लेंगे। हम क्या कहते हैं, हम यहां पर कहते हैं कि आपका 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया है इन अ कॉलोनी, 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया है इन अ कॉलोनी। हम ये नहीं कह रहे कि 47,50,353 बैक्टीरिया है, 10 लाख से 1 करोड़ बोल दिया, बात खत्म, सीधी सी बात, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अब समझ लीजिए, आप टाइगर सेंसस की बात करते हैं, जैसे हमारी भी जब पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है उसे सेंसस रिपोर्ट कहते हैं, जनगणना कहते हैं। जब आपके घर आकर के जनगणना करी जाए, है ना, जनों की गणना यानी गिनती करी जाए, तो उसे सेंसस कहते हैं। टाइगर सेंसस की अगर आप बात करें, आपको अगर शेर गिनना है तो कैसे गिनेंगे? सर बहुत सिंपल है, आपको पता ही है मैं कितना बलवान हूं। मैं जंगल में जाऊंगा और मैं शेर को बोलूंगा, उसके कान में सीटी बजाकर एक बार नाम बताना मेरे भाई, और मैं उसका नाम लिख करके आ जाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तुम वापस लौटे तो तुम्हारे मुंह पे इतने बड़े पंजे का निशान क्यों था, ये तो बता दो मेरे भाई। शेर जो है तुम गिनने जाओगे, ये नहीं पता कि तुम शेर गिन पाओगे या नहीं, लेकिन जितने आदमी हमने गिन के भेजे थे उसमें से एक कम जरूर हो जाएगा। तुम्हारी जो है बैंड बजा देगा शेर वहीं पर पकड़ करके। यस, इसीलिए तुम अपनी औकात के हिसाब से काम करो, तुम शेर को जाकर ना गिनो, वरना तुम्हारी निशानी के नाम पे सिर्फ तुम्हारा जूता पड़ा हुआ मिलेगा वहां पर, वो भी लेफ्ट पैर का, क्योंकि राइट पैर से तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा वही पैर पकड़ करके शेर ने जो है अपने मुंह में जकड़ लिया और तुम्हारे जूते के साथ ही तुम्हारा पैर जो है गटक गए। उसके बाद तुम वहीं पर पड़े तड़पते रहे, और उसके बाद एक तुम्हारा लेफ्ट पैर का जूता बस मिला, मोजा भी आधा फटा हुआ था, उसमें भी शेर का दांत फंसा हुआ था। तो मेरे दोस्त, ऐसी खतरनाक गिनती हमें नहीं करनी है कि खुद की ही गिनती कम हो जाए। तो हम अपने लेवल का काम करेंगे, जैसे कि गुरुजी जब प्यास लगेगी शेर को, दिन में एक टाइम तो बनाएगा पानी पीने का, प्यास तो लगेगी,
तो तालाब के पास जाएगा, तालाब के पास जाएगा तो पैर के निशान देख लेंगे, अलग अलग पग मार्क्स कितने हैं, डिफरेंट पग मार्क्स कितने हैं, 10 शेरों के आने के निशान, 10 शेरों के जाने के निशान, तो शेर कितने हुए गुरुजी 10। और हम वहां पे ताजम ताजा पड़ी पड़ी पोटियां गिन लेंगे कि हाँ भैया 10 शेर ने पानी पी के जो है अपना काम भी यहीं पर निपटाया है। तो हम फीकल पैलेट्स को भी काउंट कर लेंगे कि यहां पर कितनी एकदम गर्मा गर्म पोटी पड़ी हैं, तो 10 वही पड़ी हैं, 10 पैरों के निशान, वैलिडेट हो जाएगा कि 10 शेर रहे होंगे, पक्का मुझे पता लग गया। तो तुम शेरों की पीठ पे ठप्पा मार के नहीं आ सकते गिन गिन के कि ये शेर नंबर 1 है, ये शेर नंबर 2 है। वो मरा नहीं है, टाइगर जिंदा है, तुम्हारा मुंह चीर देगा वो। पंचतंत्र की कहानियां यहां पर काम नहीं आती कि एक टाइगर था तो ऐसे करके खड़े हो जाओ। शेर से लंबे दिखोगे तो शेर नहीं खाएगा, तुम्हें सबसे पहले निपटाएगा तुम्हारी शक्ल देख के, और तुम्हें अलग से मारेगा, वो अलग 4 पहले लाफे मारेगा फिर तुम्हें खाएगा। तो मेरे दोस्त ये जो शेर है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल चेक द पग मार्क्स, वी विल काउंट पग मार्क्स। पग घुंघरू बांध शेर नाचा था, वी विल काउंट पग मार्क्स एंड वी विल काउंट ताजी पोटी, वी विल काउंट फीकल पैलेट, यानी डायरेक्टली काउंट नहीं की, फीकल पैलेट को काउंट कर लिया। यस, ये तुमने किया, तुम्हारे लेवल का काम कर दिया है, वाह वाह गुरुजी, मजा आ गया, वेरी गुड। अगला देखो और खतरनाक काम है, अगला और डेंजरस है। अगले में क्या किया आपने, पॉन्ड में मछली काउंट की, तालाब में मछली काउंट की। कैसे, ये आपका तालाब है, ये आपका पॉन्ड है। इस पॉन्ड में कितनी मछलियां हैं हमको नहीं पता है गुरुजी, तो हमने क्या किया, 1% तालाब की मछलियां काउंट कर ली। लेट्स से 1% तालाब में 100 मछली थी, 100 फिशेस थी। तो आप कह सकते हो 1% में अगर 100 फिशेस है तो 100% यानी कंप्लीट तालाब में कितनी होनी चाहिए, इंटू 100 कर दो, 100 इंटू 100 कर दो, दैट इज योर 10,000 के आसपास मछली हो जाएंगी अप्रोक्स। हमें अप्रोक्स ही चाहिए, हमें कोई यहां पर मेरे भाई पूरा तगड़ा नंबर चाहिए भी नहीं कि 9,550 है। हमें 10,000 बोल दोगे तो भी ठीक है, 11,000 बोल दोगे तो भी ठीक है। 1% पॉन्ड की मछलियां काउंट कर ली, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। यस, ये हमने देखा। तो दिस इज रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। सीधा सीधा नहीं नापा, यहां पूरे पॉन्ड को नहीं नापा, 1% को देख लिया। यहां एक कॉलोनी में देख लिया 10,000 से 10 लाख से 1 करोड़ आपके बैक्टीरिया होते हैं, तो देखिए कितने कॉलोनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करोड़ बैक्टीरिया है, मोटा मोटा बोल दिया बस। ये हमने देखा, ये हमने जाना। करेक्ट है मेरे भाई, इतनी बातें सबको समझ में आ चुकी हैं। यस, रिलेटिव मतलब भाई 1% में देख लिया, अब रिलेटिवली ये फॉर्मूला बचे हुए 99% के लिए इस्तेमाल कर लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट, ये आपने सीखा। करेक्ट, आ जाओ मेरे भाई, इन्हीं सब बातों को हम लोग अपनी पुस्तक में देख लेते हैं और फिर एक छोटा टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे अगले 5 मिनट में। यस, आइए। साइज जो है पॉपुलेशन का बहुत कम भी हो सकता है, जैसे लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स पाई जाती है भरतपुर वेटलैंड में, एक पानी के गड्ढे के आसपास आपकी 10 साइबेरियन क्रेन हो सकती हैं। मिलियंस में आपके क्लामाइडोमोनास पाए जा सकते हैं पॉन्ड में, बिलियंस में ह्यूमंस पाए जाते हैं। अर्थ में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसको n से हम लोग डिनोट करते हैं, यूजुअली नंबर्स में नापते हैं, लेकिन कई केस में ये जो नंबर्स हैं मीनिंगलेस होते हैं या डिफिकल्ट टू डिटरमाइन होते हैं, यानी इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे समझ लीजिए एक इलाका है, एक खेत है जिसमें 200 पार्थेनियम ग्रास है, लेकिन एक सिंगल ह्यूज बनियान ट्री है, तो बनियान ट्री जो है इसका नंबर कम है लेकिन परसेंटेज कवर इसका ज्यादा होगा या बायोमास इसका ज्यादा होगा, तो इसको हम लोग ज्यादा मीनिंगफुल मेजर मानेंगे, परसेंटेज कवर या बायोमास को। कई बार ऐसा होता है कि हमें एब्सोल्यूट पॉपुलेशन जानने की जरूरत नहीं होती, हमें एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाए, उसी में हमारा काम निकल जाएगा। जैसे मेरे दोस्त, अगर आप फिश देख रहे हैं एक तालाब में, तो 1% तालाब में फिश काउंट कर लीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, पूरा निकल आएगा आपका नंबर। टाइगर सेंसस अगर आप देखें तो आप जो है पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स को काउंट कर सकते हैं टाइगर का असली नंबर पता लगाने के लिए। एंड बैक्टीरिया भी जो है उसकी कॉलोनीज में आपको एक एवरेज नंबर पता होता है, उसी से आप चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग कल पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हम लोग कल पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप कहें तो 2 मिनट में निपटा दें। सर 2 मिनट में टॉपिक कैसे निपटाएंगे? हम निपटा देंगे मेरे भाई, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। यस, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ये अगर आज पढ़ लिया तो मेरे भाई खेला खत्म हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे ये बोलने का मन कर रहा है, आप बताना एक बार, क्योंकि देखो आप में से कई लोग कह रहे हैं कि सर लिखना पड़ रहा है, बोरिंग है। मैं अगर आप सभी को मैं डीजी के तीनों चैप्टर प्रदान कर दूं
पीडीएफ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, और बढ़िया तरीके से समझा दूं ये और क्लास में 3-4 बार बोल के याद करा दूं, क्योंकि डेटा सेंट्रिक है, बायोलॉजी में थ्योरेटिकल है, डेटा सेंट्रिक है, डेटा ही डेटा, नंबर ही नंबर। याद करने पे और समझने पे पूरा फोकस रहे, क्योंकि मेरे भाई ये याद करने से ही काम चलेगा। तो जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद करा दे, है ना। और नोट्स आप प्रिंट निकाल लेना, ऐसा कर लो, अपनी कॉपी में लगा लेना, या इतना तो मैं समझाने में टाइम लूंगा ही, क्लास में नोट भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक के नोट करना पड़ेगा, अगर ऐसा कर सको तो, है ना। क्योंकि लिखने का काम है यार, लिखते लिखते समझोगे बोरियत तो आएगी, उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आज कितनी थ्योरी है देखो, पूरा बैठ के लिखा है। और बायोडाइवर्सिटी, ये तो तब भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझने का था भाई, बायोडाइवर्सिटी तो और है, उसमें तो और खेला खत्म है, पूरे दिन रात पेन ही चलाना पड़ेगा, समझने का काम बहुत कम है उसमें। यस, पूरा पूरा नोट 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 नोट, हर एक चीज नोट ही है। इसे आधे टाइम में इसको समझा जा सकता था और अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन सॉल्विंग पे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया जा सकता था, क्वेश्चन का नंबर डबल किया जा सकता है अगर आपकी इजाजत हो तो, है ना। या थोड़ा मिक्स रख लेते हैं, समझने की चीजें जो है वो लिखवाएंगे, जो याद करने की चीजें हैं सीधी सीधी थ्योरेटिकल है वो लिख सकते हैं, जैसे यहां पर एक एक दो दो लाइन पहले से लिखी हुई है इस टाइप से, है ना। क्योंकि बाद में लिखोगे समझ में आ जाएगा, एक बार खुद से भी याद करोगे, जैसे क्लास में क्या करो, सुन लो सारी चीजें, थोड़ी देर पेन छोड़ के आराम से सुन लो, और सुनने के बाद एक बार खुद से बैठ करके शाम को लिखोगे, मुश्किल से 1 पेज का काम होगा एक लेक्चर में, इत्मीनान से लिख लोगे, काम चल जाएगा। जिनके पास मेड इजी है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है मैं प्रोवाइड करा दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट निकालो ऐश करो। यस, पोल करा लेते हैं कि एक तो हम हाइब्रिड चले आए, एक तो हम हाइब्रिड चले कि कुछ लिखा हुआ है 30-40% कंटेंट लिखा हुआ है, या 50% कंटेंट लिखा हुआ है, 60% कंटेंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, या तो हाइब्रिड चले और क्वेश्चन ज्यादा करा दे, और दूसरा भाई लिख लिख के पढ़ाए, है ना। जो कि मैं देखो बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्डेड दूंगा, कुछ मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो उनमें मैंने ऐसा ही करा है, हाइब्रिड ही करा है, मैं पहले ही बता रहा हूं, है ना। तो उसमें गरियाना मत, है ना, देख लेना उसको अच्छे तरीके से, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डेटा सेंट्रिक, कंप्लीटली डेटा सेंट्रिक। तो उसमें लिख के लाओ बिना लिख के लाओ एक ही बात, समझने का ही है वो, उसमें जितना भी खेल है याद करने का है, याद मैं करा दूंगा क्लास में, दैट इज माय प्रॉब्लम कि कैसे याद कराना है, क्लास में समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, एक बार देख लो भाई क्या होता है। मेरा अभी फिलहाल इस पे ज्यादा मन है, क्यों, क्योंकि सिलेबस खत्म करने में थोड़ा 1-2 लेक्चर का बैंडविड्थ हमें मिल जाएगा अगर कम लिखेंगे तो, है ना। बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं जैसा आप कहो, तो फर्स्ट वाला कर सकते हैं, बाकी देख लेते हैं, अगर 50% बच्चे भी एग्री करेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। लेट्स चेक, यहां पे समझ में आना चाहिए मेरे भाई, है ना, याद करने का स्टफ है, समझ में आएगा बेहतर रहेगा। लिखने का तो एक दिन इत्मीनान से 2 घंटा बैठोगे, तीनों चैप्टर लिख ले जाओगे, बहुत कम कंटेंट है, बहुत कम कंटेंट है, 2 घंटा भी बैठोगे सारा लिख ले जाओगे, लेकिन इस तरीके से अगर हम चले तो हमारे पास ना चैप्टर का बफर अच्छा बन जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। लिख के करेंगे तो हर चैप्टर 3 से 4 लेक्चर में होगा, पहले से लिखा लिखा है लेकर आएंगे तो मान के चलो 2 लेक्चर में हो जाएगा आराम से। लेट्स चेक, लगभग 90% लोगों ने कह दिया है भाई कि कर सकते हैं, अच्छी बात है। जहां समझने का कंटेंट होगा, जैसे अब कल का जो टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स, पूरा समझने का है, पूरा समझने का है, तो लिखवा लिखवा के पढ़ाएंगे। कोई ऐसा टॉपिक होगा जो समझने का है ही नहीं, तो वहां लिखवा के मैं करूंगा भी क्या। यस, तो देख लेंगे एक बार, 1-2 लेक्चर आने दो, लेट्स चिल, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, निकाल लेंगे, ठीक है। मैं डीजी आज तो प्रोवाइड मैं शायद ना कर पाऊं, छोटे मोटे आइट्रेशन हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं चेंज करूंगा, तो कल परसों तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई, ओके। तो हम एक छोटा टॉपिक देख लेते हैं, छोटे टॉपिक का नाम है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन हेडिंग डाल लीजिए, इतना छोटा टॉपिक है कि झटपट अभी ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम इसको यहीं पर रैप कर देते हैं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे रहते हैं, इनकी लाइफ हिस्ट्री, इनका जीने का रंग ढंग अलग अलग होता है, वेरिएबल होता है। क्यों, क्योंकि देखिए every organism on earth, every organism on earth want to attain
या want to increase their R वैल्यू। हर कोई चाहता है कि उनके R वैल्यू बहुत ज्यादा हो, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मैक्सिमम हो, और इसके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी ऑप्ट करते हैं। देयरफॉर दे ऑप्ट बेस्ट स्ट्रेटजी टू अटेन दैट। देयरफॉर दे ऑप्ट बेस्ट स्ट्रेटजी टू अटेन दैट। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो ब्रीड करते हैं सिर्फ एक बार अपने लाइफ टाइम में, ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम। अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार ये ब्रीड करेंगे, उसके बाद ये ब्रीड नहीं करेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। जैसे कि साल्मोन भाई, पैसिफिक साल्मोन फिश एक ही बार ब्रीड करेंगे, पैसिफिक साल्मोन फिश एंड बंबू राजा। ये जो बंबू है ये एक ही बार फ्लावरिंग करता है अपनी पूरी लाइफ में, बहुत लंबे टाइम बाद फ्लावरिंग करता है, आराम से 50-60 साल लेता है, एक बार फ्लावरिंग करता है और बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस करके इसकी डेथ हो जाती है। तो साल्मोन भाई और बंबू राजा जो है दे ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम, बट मैनी एनिमल्स ब्रीड अ लॉट ऑफ टाइम्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर कौन होंगे? जो पूरी साल में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर या मल्टीपल टाइम ब्रीडर आप कह सकते हैं। मल्टीपल टाइम ब्रीडिंग आपका कौन दिखा रहा होगा? ये दिखा रहे होंगे गुरुजी आपके मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी हमारी बात हो रही है। अगर ह्यूमंस की भी आप बात करें, बर्ड्स की भी आप बात करें, तो कई बार ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, कई बार ये ब्रीड कर सकते हैं। यस, ये हो गया एक केस। दूसरा केस क्या हो गया? कई बार कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे साइज के, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, करेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। जैसे कि आपका ऑयस्टर्स, पर्ल ऑयस्टर का नाम सबने सुना है, जो मोती बनाता है, पर्ल ऑयस्टर। ऑयस्टर्स हो गए, एंड आपके क्या हो गए? पिलेजिक फिशेस। पिलेजिक फिशेस, पिलेजिक फिशेस यानी ऐसे फिशेस जो कि आपकी तालाब में कहां पाई जा रही हैं? बॉटम से थोड़ा ऊपर। सबसे बॉटम में जो पाई जाती हैं ये क्या होती हैं? आपकी बेंथिक फिशेस, बॉटम पे पाई जाती हैं। बी फॉर बॉटम, बी फॉर बेंथिक। तो बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो कहां है? बॉटम पे है, एट बॉटम। इससे ऊपर जो देखने को मिलेंगी ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी पिलेजिक फिशेस। यस, पिलेजिक। तो ऑयस्टर्स और पिलेजिक फिशेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स पैदा करती हैं, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं प्रिडेशन प्रेशर के अंडर रहते हैं। यानी जब ये बच्चे पैदा करते हैं, समझ लीजिए इन्होंने 100 बच्चे पैदा किए तो 90 को तो प्रिडेटर ही निपटा देगा। तो अगर ये 10 ही बच्चे पैदा करते तो 10 के 10 को प्रिडेटर खा जाता, इसलिए 100 बच्चे पैदा करते हैं कि अगर 80-90 को निपटा भी दिया मेरे भाई, तो भी आपका क्या हो जाएगा? आपका यहां पर कुछ बच्चे बच जाएंगे। दूसरा, हम लोग प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। हमारे बच्चे बड़े पैदा होते हैं, साइज अच्छा खासा होता है, क्योंकि प्रिडेशन का खतरा है ही नहीं, इसलिए कम नंबर होते हैं। एक ही बच्चा पैदा होता है ज्यादातर केस में, और कई बार आपके ट्विंस हो जाते हैं, कई बार 3 हो जाते हैं रेयर केस में, लेकिन एक बच्चा ज्यादातर केस में आपका पैदा हो रहा होता है। तो यहां पर क्या हुआ? प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। तो यहां पर आपका क्या हो गया? वही आपका बर्ड्स एंड मैमल्स। यानी कुछ याद ही नहीं करना, बर्ड्स और मैमल्स हमारे बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। हम कम बच्चे पैदा करते हैं, बड़े साइज के बच्चे पैदा करते हैं, तो बर्ड और मैमल में ये केस आ गया। बर्ड और मैमल मल्टीपल टाइम बच्चे पैदा करते हैं, ये केस आ गया। ये तो याद ही नहीं करना। एक बार लाइफ में ब्रीड कौन करेगा मेरे भाई? आपका ब्रीड करेगा साल्मोन भाई और बंबू राजा। और मेरे भाई ज्यादा बच्चे पैदा कौन करेगा? आपका ऑयस्टर एंड पिलेजिक फिशेस। ये आपने देखा, ये आपने याद किया। इतनी बात सबको समझ में आ गई है।
तो झटपट फटफट बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। बस इतना ही आज का कार्यक्रम है, इतना आपने देख लिया, इतना ही आपका कार्यक्रम है। यस, ये आपने जान लिया है। बता दीजिए फटाफट, इतनी बातें सबको समझ में आई या नहीं? यस, बहुत बढ़िया। आइए लेट्स चेक दिस कंसेप्ट इन एनसीईआरटी। छोटा सा आर्टिकल था, कल घसीटते, उससे अच्छा यहीं पे कवर कर दिया। भाई दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो मैक्सिमाइज करे अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को, यानी मैक्सिमम लेवल तक लेके जाए अपनी आर वैल्यू को। तो ऑर्गेनिजम्स इस प्रकार से इवॉल्व करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर पाए। तो कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक बार ही अपने लाइफ के दौरान ब्रीड करते हैं, जैसे कि पैसिफिक साल्मन फिश यानी साल्मन भाई और बंबू राजा। जबकि दूसरे जो हैं दे ब्रीड मेनी टाइम्स, एंड इफ दे ब्रीड मेनी टाइम्स हो जाएगा आपका मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। कुछ हैं जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं, जैसे ऑयस्टर्स एंड पेलेजिक फिशेस। और कुछ है जो कि आपके स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग्स बना रहे होते हैं, जैसे कि आपका बर्ड्स एंड मैमल्स। ये भी हमको समझ में आ गया है, ये भी हमने देख लिया है। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब हम सवालों की झड़ी यहां पर लगाने वाले हैं, एंड उसके बाद हम आपकी छुट्टी कर देंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना था आज। बहुत बेसिक बेसिक लेवल की पढ़ाई की है, करेक्ट? आइए क्वेश्चन करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लेट्स चेक कितने लोग कर पाते हैं। 30 सेकंड का टाइम है, मार्क कर दीजिए फटाफट। इन लेबोरेटरी 40 फ्रूट फ्लाई थी लास्ट वीक तक। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट 4 फ्रूट फ्लाई मर गई, 4 मर गई आपकी 40 में से। कितना हुआ डेथ रेट आपका? 0.1। परसेंटेज में काउंट करोगे हो जाएगा 10%। 0.1 हो जाएगा पर ड्रोसोफिला पर वीक। देख लो क्या दिया हुआ है, 0.1 पर ईयर, ईयर नहीं है टाइम, 0.1 पर वीक, पर वीक, पर वीक। सीधा सीधा आंसर निकल आएगा, सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। थोड़ा और पोल चलने देते हैं, फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है? करेक्ट है गुरुदेव। उत्तर हो गया लगभग 80% बच्चों का। यहां जिसने कबाड़ा किया है भाई 0.36 कैसे कैलकुलेट कर दिया यार, ये तो अलग ही लेवल के लोग हैं, मैथमेटिशियंस है ना। चलो हाँ, 0.4 भी कैसे काउंट कर दिया, 4/40.4। कोई बात नहीं, चलता है, प्रैक्टिस कर लेना। पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्मली कैसे नापी जाती है? सर पॉपुलेशन नॉर्मली हम लोग काउंट करते हैं एज नंबर, तो इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी एन से नापी जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका मिस्टर एन। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे पी या डी से रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी है तो, लेकिन इसे एन से नापते हैं, मतलब नंबर्स में नापते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी नंबर जब सिग्निफिकेंट नहीं रहता तो हम परसेंटेज कवर या बायोमास को भी लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बनियान ट्री के केस में लिया था। उत्तर क्या हो जाता है मिस्टर? सी हो जाता है। लगभग 95% लोगों ने कर दिया है, ठीक है। आइए अगला सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा टाइम दे देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो पोल को कम कर देंगे फिर। Although total number is generally the most appropriate measure of population density, in some cases either meaningless or difficult to determine. A dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, क्या यहाँ पे नंबर आपका आप एग्जैक्टली नाप सकते हो? नहीं, तो रिलेटिव लेना पड़ता है, रिलेटिव डेंसिटी। कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 200 पार्थेनियम प्लांट्स और सिंगल ह्यूज बनियान ट्री, यहाँ पे हम परसेंटेज कवर को या बायोमास को ज्यादा तवज्जो देते हैं। टाइगर सेंसस में हम लोग नंबर ही काउंट करते हैं, नंबर काउंट करने का तरीका अलग है, लेकिन पॉपुलेशन में नंबर ही हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो उत्तर क्या आ जाता है? सबसे बेस्ट उत्तर जो है इसमें यह है बोथ 1 और 2। यहां पे आप रिलेटिव डेंसिटी लेते हो, यहां पर भी आप क्या लेते हो? परसेंटेज कवर या बायोमास लेते हो। यहां पे आप नंबर ही लेते हो, और वो भी कोई रिलेटिव नहीं कि जंगल के 10% में नाप लिया, बाकी में डेटा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, नहीं। एग्जैक्ट टाइगर का नंबर पता लगता है। नंबर पता लगाने का तरीका अलग है कि आप पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स को काउंट कर रहे हो, वो तरीका अलग है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका मिस्टर? चौथा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। लगभग 80% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। ओके ओके, ठीक है। आइए, पॉपुलेशन साइज इन नेचर कुड बी लो एज लेस देन 10। लेस देन 10 पॉपुलेशन इनमें से किसकी है? क्लैमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड, भाई मिलियंस में होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्लैमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड नहीं होगा। साइबेरियन क्रेन इन भरतपुर वेटलैंड, हाँ भाई ये आपकी 10 से कम होती है। कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, यानी वेटलैंड के आसपास और भी चिड़िया होती हैं जो काफी कॉमन होती हैं। साइबेरियन क्रेन तो राजस्थान में बहुत दूर से उड़ के आई हैं, ठंडे इलाकों से उड़ के आई हैं।
कॉर्मोरेंट्स यानी आसपास की जो चिड़िया है वो तो वहीं पर बैठी रहती हैं, तो उनका नंबर मोर देन 10 हो सकता है। तो आपका लेस देन 10 किसके लिए था, और ऊपर से एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, साइबेरियन क्रेन इन भरतपुर वेटलैंड्स। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा मिस्टर 2 हो जाएगा, मिस्टर बी हो जाएगा। लगभग 84% लोगों ने सही कर लिया है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, आपका फेवरेट सवाल। अगर आपको टाइगर की काउंटिंग करनी है किसी आपके नेशनल पार्क में या सेंचुरी में तो कैसे करेंगे, पग मार्क्स ओनली, सिर्फ पैर के निशान देखेंगे, पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट यानी पैर के निशान और गर्मा गर्म पॉटी भी काउंट करेंगे, सिर्फ पॉटी काउंट करेंगे, या एक्चुअल हेड काउंट, हेड काउंट करने जाओगे तुम्हारा हेड वहीं पड़ा मिलेगा मेरे भाई, एक्चुअल हेड काउंट नहीं देखते, पग मार्क एंड फीकल पैलेट को आप काउंट करते हैं। उत्तर हो गया मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये बात हमको समझ में आ गई है। लगभग 97% लोगों ने देखो फेवरेट सवाल फेवरेट जवाब। आगे देखो, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ग्रुप इन अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, मेरे भाई इस टॉपिक का नाम क्या था, एज पिरामिड या एज डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे थे हम। एक पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी एज के हिसाब से हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 ब्रैकेट में, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। उत्तर क्या आ गया आपका, मिस्टर ए आ गया, मिस्टर 1 आ गया। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या एज डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक का ही नाम था। उत्तर क्या हो जाता है आपका, एज डिस्ट्रीब्यूशन। लगभग 73% लोगों ने कर दिया। एज डेंसिटी कैसे होगी भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो, एज डेंसिटी कैसे कंफ्यूज हो रहे हो। आओ नया सवाल सॉल्व कर लेते हैं, 45 सेकंड का टाइम ले लीजिए, न्यूमेरिकल है। इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर थ्रू रिप्रोडक्शन, 8 नए ऐड हो गए, ये तो वही है जो एनसीईआरटी में दिया है, सीधा सीधा पीवाईक्यू में पूछा गया था मेरे भाई। 8 ऐड हो गए 20 में से, तो काट दो, 4 ऐड हो गए 10 में से, यानी रेशियो आया 0.4, परसेंटेज आ जाएगी 40, जो पूछा है बता दो, 0.4 हो जाएगी आपकी क्या, बर्थ रेट। 0.4 एक में ही दिया हुआ है, बात ही खत्म हो जाती है, कुछ और करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। उत्तर क्या हो जाता है आपका, 0.4 हो जाता है। यस, उत्तर हो गया मिस्टर डी, मिस्टर डॉक्टर बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, बात समझ में आ गई। लगभग 90% लोगों ने सही कर दिया है। अगला देखिए, चूज द पिरामिड विच रिपोर्ट पॉपुलेशन दैट विल शो नेगेटिव ग्रोथ, पॉपुलेशन घटेगी किस केस में, 1 2 3 ABC में से किस में से घटेगी, बता दीजिए। 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है क्योंकि आंसर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, आंसर लिखा ही हुआ है। एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मतलब पॉपुलेशन घट रही है, तो सी में, सिर्फ सी में, सिर्फ सी में। उत्तर ही पहले ही आ गया था, सवाल में ही जवाब दिया हुआ है, ढूंढना भी नहीं पड़ा। यस, करेक्ट है गुरुजी, ये बात हमको समझ में आ चुकी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, 96% लोगों ने सही कर दिया है। आइए, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये कर पाओगे। ये वाला सवाल कर दीजिए मिस्टर 13, मिस्टर 13। रिप्रोडक्टिव फिटनेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आर वैल्यू हाई होनी चाहिए, और इसे डार्विन साहब ने दिया था तो इसे डार्विनियन फिटनेस कहा जाता है, मेंडेलियन फिटनेस नहीं। यहां आर वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तभी हाई रिप्रोडक्टिव वैल्यू आपकी मानी जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाता है मिस्टर 4 हो जाता है। एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे, उत्तर जो है आपका क्या हो जाता है मिस्टर डी आ जाता है। बहुत ईजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। बाकी सवाल जो है ये आपके ग्रोथ मॉडल्स पे हैं, तो इनको हम लोग कल कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। ग्रोथ मॉडल के सवालों को 86% लोगों ने सही कर दिया है। ये भी आपका ग्रोथ मॉडल का सवाल है, और यहां पर भी आपका कुछ ऐसा ही होगा, हाँ है, तो यहां भी मॉडल के ही सवाल है, ठीक है। ये लो मेरे भाई, आयुष मेहरा, पीटर पार्कर, अरे मेरे भाई वाह वाह वाह, पीटर पार्कर साहब खुद पधारे हैं आज तो। ओके, रोहन मेहरा, रोहन मेहरा कहीं तो सुना हुआ है भाई, रोहन मेहरा कहीं तो सुना हुआ है। ये क्या कोई मिल गया मैं क्या, उसके ऋतिक रोशन के पिताजी का नाम था, है ना, वो भी ऋतिक रोशन ही थे, पिताजी और बेटा जी सेम ही थे। दाल मखनी, क्रूअल सिंह, BHX निमीश, निशांत फ्रॉम रथ, मुगीवारा लुफी, लॉर्ड ओगी एंड आशीष कुमार विद्यार्थी। एक विद्यार्थी आया है, बाकी सब कुछ कुछ तो आए हैं। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, तुमसे बहुत उम्मीद है मुझे। आओ, ये हमने देख लिया, ये हमने सीख लिया। यस, मजा आया है ना, रोहित मेहरा भाई है ना। यस यस यस,
देखो यार, अब अगर लिखा लिखाया पढ़ोगे ना ज्यादा टाइम बचा पाओगे, सच बता रहा हूं, क्योंकि लिखने में बहुत बैंड बच जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब लिख के पढ़ नहीं सकते, ऑब्वियसली इतना पूरा लिख के पढ़ा है, पूरा का पूरा सिलेबस। इकोलॉजी इज हाईली थ्योरेटिकल। थोड़ा बहुत लिख के लाएंगे, थोड़ा बहुत वैसे पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, तो थोड़ा झेल लेना, है ना। क्योंकि अगर मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा ना तो इंटरेस्ट टूट जाएगा, लेकिन मैं कहानी पूरी सुनाऊंगा यहां पर, मजा बहुत आएगा तुमको। मतलब इकोलॉजी लोग कहते हैं बोरिंग है, उसको मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा अगर मैं कलम ना उठाऊं तो। क्योंकि लिखने पे ही पूरा ध्यान रहेगा तो मैं समझाने पे उतना फोकस नहीं कर पाऊंगा, लिखूंगा तब तक आपका फ्लो टूट जाएगा। जो समझाने का काम है वो एकदम देखना आप ताबड़तोड़। कल एक बार ट्राई करते हैं, आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। एलजीबीटीक्यू पे मैं बनाता हूं कुछ पक्का, है ना, अच्छा कुछ बनाता हूं, डोंट वरी, है ना। मैं लिख लेता हूं एक बार अपने इसमें प्लानर में, एक सेकंड दे दो भाई मुझे बस। प्लस, ठीक है, शाम तक या कल तक आपको इस पे अपडेट करता हूं मैं, है ना। कुछ नया सिखाते हैं भाई को। ऑल राइट चलो भाई, अब देखिए मेरी एक क्लास है, एक क्लास के बाद मैं आपका माइक्रोब रिकॉर्ड करने बैठ जाऊंगा, छोटा सा सेशन है, 2 टेबल्स हैं बस, वो टेबल्स जब टाइम मिले तो नोट कर लेना, जगह छोड़ देना। तो ये आपका मोटा मोटा मान के चलो 6 साढ़े 6 में रिकॉर्ड करने बैठूंगा, 7:30 तक मैं दे दूंगा टीम को, 8:30 बजे तक आ जाएगा। आज देख लो तो बहुत अच्छी बात है, ना देखो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। बहुत तगड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से जब भी वक्त मिले तो देख लेना, 20-25 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, रिलेटिव टॉपिक है। जनरली जितना समझाया जाएगा उतना क्लास में ही समझ में आ जाएगा, याद हो जाएंगी चीजें, रिलेट कर करके पढ़ाएंगे। बायोटेक आपने पढ़ ली होगी, आई होप सो। बायोटेक पढ़ रखी है तो बीटी वाला एक टॉपिक है, बैसिलस थुरिजिएंसिस वाला, वो आपको वैसे ही कवर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं भी पढ़ी होगी तो मैं तो बताऊंगा ही, राइट। तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 40-50 मिनट का सेशन बनेगा, 2x पे देख डालोगे, 25-30 मिनट जब भी आपके पास हो, आज कल परसों आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीक के एंड तक देख लेना, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं, ठीक है। पर ये आ जाएगा आपके पास आज ही शाम में, दिस इज अ श्योरिटी, ये मैं सर्टेनिटी के साथ चीज कह रहा हूं, ठीक है। सरप्राइज दूंगा भाई, जाने से पहले दूंगा, बढ़िया सरप्राइज, है ना। आज कितनी हो गई, 9 तारीख हो गई ना, मंडे तक कुछ देता हूं भाइयों को। थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लगना चाहिए भी, लेकिन मजा आएगा, मजेदार चीज आएगी, है ना। ऑल राइट, रामाचंद्रन प्लॉट डाल देंगे, एक बार सिलेबस खत्म कर देते हैं, उसके बाद बीच बीच में मिसलेनियस वीडियोस डाल देंगे, तो आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी की जितनी भी यूनिट्स हैं, देखो समरी के अधिकतर पॉइंट मैं क्लास में ही करा देता हूं, एक आधा पॉइंट अलग से जो होगा, जैसे पूरी समरी ना पढ़ा करके हम क्या करेंगे, पूरा एक कंसोलिडेशन बना देंगे, जितने भी बॉटनी के टॉपिक हैं, जूलॉजी का भी बना देंगे आप बोलोगे तो, जितने भी टॉपिक्स हैं जहां कोई न्यू पॉइंट होगा, नया पॉइंट होगा, सिर्फ वो ऐड करेंगे समरी का। और साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन सबका बनाएंगे, एक एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन बनाएंगे, है ना। चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, सबकी एक ही वीडियो बना देंगे, या टुकड़ों में भी अगर मैं डालूंगा रामाचंद्रन प्लॉट डिटेल में तो आपको सब मिल जाएगा, जो प्रॉमिस किया था सब मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही मिल जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, है ना। अभी हमारे पास टाइम है, मैं भी चाह रहा था कि हमारा कम से कम अगले 7-8-10 दिन में अगर सिलेबस पूरा हो जाता है तो आपके पास बढ़िया बफर मिलेगा। अगर 15 फेब तक आपने खत्म कर लिया तो आप मान के चलिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, आधी आपके पास फेब होगी, फिर पूरा मार्च होगा, पूरी अप्रैल होगी, 2.5 महीना बहुत है रिवाइज करने के लिए और खूब प्रैक्टिस करने के लिए और मॉक टेस्ट लगाने के लिए। यस, तो जो भी आप कहोगे सब हो जाएगा, उससे ज्यादा ही हो जाएगा, बस भरोसा बनाए रखो, आराम से तैयारी करते रहो, जितना दिया है पहले उसको बढ़िया तरीके से कवर कर लो। यस, चल, ऑल राइट एवरीवन, ओके, चलो यार, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखो, टाइम हो रहा है, अगली क्लास के लिए भागना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी मचा रहा हूं, माफी चाहूंगा। मिलते हैं शाम को आपकी रिकॉर्डिंग ऑन टाइम, जैसे ही मैं अपनी अगली क्लास से फ्री होता हूं आपकी रिकॉर्डिंग करता हूं, आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आगे और खींचेंगे। ग्रोथ मॉडल्स हम लोग अगर कल कवर कर गए तो परसों हम लोग हमारे मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ जाएंगे, हाईली थ्योरेटिकल टॉपिक, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उस पर हम लोग बढ़ जाएंगे। यस, मेहनत मेरे को भी करनी पड़ेगी भाई, लिख के लाना पड़ेगा सामान, लेकिन कर ले जाएंगे, है ना, अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिए, बाय, लव यू ऑल, बाय।